एंड वेलकम बैक टू बडी एजुकेशन टू ऑल माय डियर बडीज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे एग्जाम भी बहुत करीब हैं, तो हमें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को लेकर जाना है। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड सारा रिवीजन करना है। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपके जो हाफ ईयरली का जितना भी सिलेबस है वो भी कवर अप होगा। राइट, तो आई होप आप लोग सारी सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, सारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे हो, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। राइट, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 1। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि भाई अगर कुछ भी कह लो, केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझा तो फिर आपको क्या केमिस्ट्री समझ में आएगी? नहीं समझ आएगी। Why? Because it's all about how the elements make a bond. किस तरीके के बॉन्ड वो बना रहे हैं, and that will going to identify the property of that particular compound. तो अगर हमें किसी कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है कि भाई ये कंपाउंड किस तरीके से बिहेव करने वाला है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं, तो आपको उसकी बॉन्डिंग का टाइप पढ़ना होगा कि भाई वो किस टाइप की बॉन्डिंग बना रहा है, क्या बॉन्ड्स बन रहे हैं, एंड अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड होता है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देते हैं। So we'll get to know a lot about the elements and their molecular bonding, right? तो हमने लास्ट चैप्टर में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हमने पढ़ा कि भाई वो किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करते हैं, कौन से ग्रुप में रखा हुआ है। अब उसी चीज का सहारा लेके धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा और केमिस्ट्री को डेप्थ में समझने वाले हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया कि भाई ये जो एलिमेंट हैं जब ये जुड़ेंगे तो ये किस टाइप का बॉन्ड बनाने वाले हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होने वाली है। राइट, तो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं बॉन्डिंग को। ठीक है, तो हमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, इवन आपको मेरे साथ भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि हम अच्छे से मैं आपको अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर सकूँ, आपको समझ में आए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हो कि भाई आपको चैप्टर में ये डाउट्स है। राइट, सो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हुए थोड़ी सी अपनी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आप मैम से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, अपने क्लियर करिए डाउट, और आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है। राइट, तो चलिए अब पढ़ते हैं ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। राइट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या फिर ये जो बॉन्ड हम बना रहे हैं, जो डिफरेंट केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, ऐसा क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि भाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनने चाहिए। तो एक बार कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम वाटर सब लोग जानते हैं, जल ही जीवन है। राइट, तो जल ही जीवन है, सब समझ में आता है कि भाई वाटर एक लिक्विड है विच इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तब आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा वाटर। राइट, सो ये आप देख रहे हो कि इस तरीके से वाटर आपका दिखाई देता है। बट अगर सोचो ये बॉन्डिंग हुई ही ना होती, अगर एटम्स ने आपस में कोई बॉन्डिंग ना बनाई होती, अट्रैक्ट ना किया होता, शेयरिंग या फिर आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुआ था, तो क्या वाटर इस फॉर्म में दिखाई देता हमें, क्या वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता? और अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड स्टेट में नहीं होता, तो फिर हम एग्जिस्ट कर पाते? क्योंकि हमारे लिए तो जल ही जीवन है। तो अगर ये जल ही नहीं होता तो कैसे हमारी लाइफ भी पॉसिबल थी? सो कैन यू थिंक ऑफ लाइफ, सो कैन यू थिंक हाउ लाइफ वुड बी इफ वाटर वॉज इन गैसियस स्टेट? तो क्या हम इनहेल और एक्सेल करके वाटर को ड्रिंक करते? सो ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता। एंड जब हम इनहेल करते तो एयर के साथ बहुत सारे डिफरेंट अदर गैसेस भी आती हैं, सो वी विल नॉट बी एबल टू टेक द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स। तो इस तरीके से क्या होता, ये जो जीवन है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। राइट, तो देखो ये इंपॉर्टेंस है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होना जरूरी थी एटम के बीच में, तब जाके वो क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में अकर करा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर पॉसिबल। तो आसपास जितनी भी एयर देख रहे हो वो उसका एग्जिस्टेंस भी इसी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड कुछ टाइप ऑफ फोर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इन सारे मॉलिक्यूल को बांध के रखे हुए हैं। राइट, तो वेंडर वॉल फोर्सेस जो होते हैं, जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो एयर जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इंडिविजुअल गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, हीलियम है, तो ये आर्गन है, ये सारी गैसेस क्या हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती हैं। अब इनके बीच में कुछ थोड़ा सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से ऑल्दो डिस्टेंस पे हैं बट दे आर अट्रैक्टेड। ठीक है, वो एकदम ही दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से। सो दिस इज हाउ योर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट। तो अगर इनके बीच में थोड़ा वीक फोर्स भी नहीं होता तो ये आसपास होते ही नहीं, एटमॉस्फेयर पॉसिबल ही नहीं था। एंड अगेन
जैसे कि जल जीवन है तो हवा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करेगा, आपका सेल का जो आपका फूड का ब्रेक डाउन है वो बिना एयर के नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता, तो हमारी बॉडी के फंक्शंस भी परफॉर्म नहीं हो पाते, राइट। तो जैसे ये जल जीवन है, ऐसे हमारे लिए एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ना बना होता, ये वीक फोर्स से, किसी भी फोर्स से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो क्या होगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा इनका, राइट। सो कैन यू कंसीडर लाइफ विदाउट एटमॉस्फेयर, कैन वी, नो, क्योंकि आप देख सकते हो देयर आर अदर प्लैनेट्स जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे लाइफ भी नहीं है। अर्थ इज द प्लैनेट जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इसीलिए इतनी सारी चहल पहल है और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, राइट। तो इस तरीके से हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारी लाइफ को बिना इस सब फॉर्मेट के, तो हम एटमॉस्फेयर के बिना अज्यूम नहीं कर सकते और हम वाटर के बिना भी अपनी लाइफ अज्यूम नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है, क्यों भाई, क्योंकि एटम जब तक जुड़ेगा नहीं मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, और मॉलिक्यूल नहीं बनेगा जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इवन आप और मैं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे अगर हमारी बॉडी के एटम जुड़ के सेल ना बनाते, सेल से टिश्यू ना बनता, टिश्यू से ऑर्गन ना बनता, तो फिर क्या होता है, ये बॉडी ये जो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं हम आसपास, सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होती। तो एटम का जुड़ना बहुत ज़रूरी, उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है टू एग्जिस्ट इन अ लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्मेट, राइट। तो हम बहुत पुराने ज़माने से पढ़ते आए कि भाई एटम जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जुड़ते कैसे हैं, देयर आर सम फोर्सेस, देयर आर सम टाइप ऑफ बॉन्ड विच आर वर्किंग बिटवीन दी एटम एंड विच मेक देम जॉइन टुगेदर, जो उनको जोड़ के रखता है। जैसे फेविकोल का जोड़ होता है ना, कि फेविकोल आपकी दो चीज़ों को जोड़ के रखेगा, तो वो फेविकोल ही समझ लो। तो बॉन्ड क्या है, एक टाइप ऑफ फेविकोल है जो दो चीज़ों को जोड़ के रखे हुए हैं, राइट। अब कैसे, क्या क्या थ्योरीज थी, तो देयर वर डिफरेंट अप्रोचेज, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की कि भाई बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड की क्या अप्रोचेज होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास अप्रोच थी वो थी कॉसल अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। उन्होंने केमिकल बॉन्ड को समझाने की कोशिश की थी, केमिकल बॉन्ड बनेगा कैसे। अब दो एटम्स हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसा क्या होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे कि आपके बॉन्ड बन जाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास क्या है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को मैंने ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। हम जानते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं, राइट। इस तरफ हमने दूसरी तरफ ले लिए हैं हमारे हैलोजेंस की फैमिली को उठा लिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन, ठीक है। तो ये हमने इस तरफ हैलोजन की फैमिली को लिया, और वी नो दैट कि ये जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था कि एल्कलाई मेटल आर लाइकली टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एंड इधर हैलोजेंस क्या होते हैं, दे आर लाइकली टू गेन इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ठीक है, व्हेन अक्रॉस यू विल गो अक्रॉस द पीरियड। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, गेन करेंगे, बिकॉज दे आर नॉन मेटल, एंड ये क्या है बच्चों, मेटल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अब क्या होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कोसेल ने बताया कि इस तरीके के एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं जो हाईली क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। ऑल्सो देयर विल बी सम एलिमेंट जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो उनके बीच में क्या होगी, साझेदारी हो गई कि भाई एक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करना चाहता है, और दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो गेन करना चाहता है। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो मैग्नीशियम, जैसे हमने एक एलिमेंट एम ले, एक मेटल एम ले लिया, अब ये मेटल एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, और ऑन दी अदर हैंड हमने एक नॉन मेटल ले लिया जो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या करेंगे, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, मेटल का पॉजिटिव आयन है, और जो नॉन मेटल का नेगेटिव आयन है, दे विल फील सम अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया भाई ये। अब ये क्या करेगा, इन दोनों मेटल को क्या, इन दोनों मेटल और नॉन मेटल को क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। ये क्या कर रहा है, फेविकोल का काम कर रहा है कि भाई अब इनको हमने जोड़ दिया है, ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, इस गैसियस आयन को दे दिया है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, बॉन्डिंग हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई, बॉन्डिंग। तो कॉसेल ने बताया कि भाई इस तरीके से क्या करते हैं, एलिमेंट बॉन्डिंग करते हैं। अब अगर देखा जाए, अगर मैं इसको मेटल को कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल लेती हूँ, जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं, राइट, और इधर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की, ठीक है। सोडियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो बेटा ये क्या आएगा, 2,8,1, और इधर अगर हम देखेंगे तो 2,8,7,
ठीक है। तो इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल आपके पास क्या 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 17 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे इन द बॉन्ड फॉर्मेशन? इज इट सो? नो। तो ये चीज गलत है। यही क्वेश्चन ने बताया कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जो आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो सिर्फ अगर मैं आउटर मोस्ट शेल को देखूँ तो ये मेरा रहा आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल। उसी के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो यहाँ सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और जो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिर्फ वही क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसको ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, राइट, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? इसको दे देगा, एंड हेंस ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव आयन। और क्लोरीन के पास क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये भी स्टेबल हो गया और बन गया नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव पॉजिटिव बन के जुड़ गए और क्या बना लिया? आपका NaCl कंपाउंड बना लिया। तो एक मॉलिक्यूल आ गया आपके पास, राइट। यहाँ पे अभी ये मॉलिक्यूल है, NaCl इज अ मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। तो क्वेश्चन ने ये बताया कि बॉन्डिंग भाई सारे इलेक्ट्रॉन से नहीं होती, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हर किसी के एटम में क्या होगा? एक आउटर मोस्ट शेल होगा। हर एलिमेंट के एटम में क्या होता है? एक आउटर मोस्ट शेल होता है, और बॉन्डिंग भी आपकी किस में होगी? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में ही पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ इसका आउटर मोस्ट शेल और इसका आउटर मोस्ट शेल ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे बाय बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एंड एक साइड क्या होगा? आपका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग इज पॉसिबल लाइक दिस, राइट। देन लुइस, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? लुइस। उन्होंने क्या दिया? इसको थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट किया कि भाई कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। सो लुइस ने हमें क्या दिया? एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट दी कि हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितना है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, तो इसको क्या करेंगे? डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, डॉट स्ट्रक्चर इसका दे सकते हैं। तो एटॉमिक फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई इसके पास 2 शेल है, K शेल है और एक L शेल है। K के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और L में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरीके से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, राइट। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दे ओनली टेक पार्टिसिपेशन इन दी केमिकल रिएक्शन। तो ये अभी हम पीछे भी आपको बता दिया, कोसेल ने भी यही चीज बताई कि भाई जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब लेना देना जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो इसी शेल से होने वाला है। तो वैलेंस शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्टिसिपेशन इन दी रिएक्शन, राइट। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द डॉट फॉर्मेट। तो इस तरीके से लुइस डॉट स्ट्रक्चर इन्होंने क्या बनाया? आपको दिया, बनाकर दिया कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको आप क्या कर सकते हो? डॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बन गया आपका लुइस डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो टोटल उसके पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होती है। बट हमें क्या करना है? हमें तो मतलब है सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, कि भाई सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 डॉट। बी के पास होते तो टोटल 4 हैं, बट हमें बाहर वाले से मतलब है, वैलेंस शेल से मतलब है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हमने 2 डॉट बना दिए। ऐसे यहाँ पे आपके 3 डॉट बन गए, क्योंकि 3 है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 हो गए, फिर यहाँ पे आपका 5 हो गया, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे 7 हो गए, एंड वी हैव 8 हियर। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे, एंड देन यू विल गेट टू नो कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके 2 कर सकते हैं, 3, 4, इस तरीके से आप देख के बता सकते हो डॉट स्ट्रक्चर को कि भाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के पास कितने क्या हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और फिर उसके हिसाब से आप बॉन्डिंग कर सकते हो, राइट। सो दैट वाज कोस्टेल एंड लुइस अप्रोच कि भाई बॉन्डिंग बनाते टाइम किस चीज़ का रोल होगा, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाले हैं और कौन से नहीं करेंगे। तो इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है या पेनल्टीमेट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ना दो कि आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है और आपको फिर इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। जनरली ऐसा नहीं होता, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल्स से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। रीज़न भी है भाई इसका आपके पास, क्योंकि आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोल रही थी कि भाई बाहर वाले शेल से तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा,
बट जैसे आप अंदर वाले शेल पे जाओगे, आप पेनल्टी मेड शेल के पास जाओगे, तो भाई वो है आपके न्यूक्लियस के पास में, तो न्यूक्लियस उसको जाने नहीं देगा, न्यूक्लियस उसको कस के पकड़ा हुआ है कि भाई इसको तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। बट हम क्या करेंगे, अगर इतनी एनर्जी दें कि वो उसका वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। बट अगेन इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी लगने वाली है यहाँ पे, तो हमें इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से ही अपना काम चला लेंगे। तो मोस्टली जगहों पे आउटर मोस्ट शेल से काम चल जाता है, जब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी देके ये काम करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि भाई बॉन्डिंग कैसे हो रही है, किसके बीच में होगी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल क्या था, दैट यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स आपको क्या बताए थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे, तो जितना डॉट्स होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देख के आप बता सकते हो कि भाई इसके बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑल्सो इट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट दी कॉमन और ग्रुप वैलेंस, ठीक है, तो ये हमें वैलेंसी भी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा किसी ग्रुप की या वो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 डॉट है, 2 डॉट है, 3 डॉट है, 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होने वाली है, इसकी वैलेंसी ग्रुप वैलेंसी आप कह सकते हो, यहाँ पे ग्रुप वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके थे कि भाई ये जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी क्या होने वाली है 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो जाएगी 4, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैलेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 माइनस 5 विच इज़ 3, और यहाँ पे 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, और 8 माइनस 8 का 0। तो इस तरीके से आपको ग्रुप वैलेंसी पता चलेगी। तो इस केस में जब आपके पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप 8 माइनस करके 8 में से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने देखो 8 में से 5 माइनस कर दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, और वैलेंसी कितनी आ गई आपकी 3। तो ऐसे 8 माइनस 6 करोगे तो 2, 8 माइनस 7 करोगे तो 1, और इस तरीके से 8 माइनस 0, तो आपको वैलेंसी पता चल जाती है। एक्चुअली इससे क्या हो गया, आपके ग्रुप की वैलेंसी निकल के आ जाएगी आपके पास, और अगर आपको ग्रुप वैलेंसी पता चल गई तो बहुत काम चलेगा आपका, क्योंकि वैलेंसी से आप ये देख सकते हो भाई कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, कितने एटम के साथ ये कंबाइन कर सकता है। सो इट विल टेल यू अ लॉट अबाउट द एलिमेंट और द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने सिग्निफिकेंस बताया कि डॉट का क्या सिग्निफिकेंस है, डॉट को देखते ही आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इफ यू नो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, राइट। चलो, तो ये सारा क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें बहुत हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें। अब चलते हैं, एक रूल है जो बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, ठीक है, ये रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल है तो उस पर एक रूल अप्लाई होता है, ऑक्टेट रूल, ठीक है। और ये ऑक्टेट रूल कहता क्या है कि भाई अगर आप आउटर मोस्ट शेल हो, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन होगा, इट विल कैरी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो आपके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ये कहता है ऑक्टेट रूल। और अगर आपके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इसका मतलब फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब शेल कैसा है आपका, फुल्ली फिल्ड है। अगर आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या हो जाओगे, फुल्ली फिल्ड शेल हो जाओगे, एंड इन दैट सिचुएशन दैट एटम बिकम स्टेबल, ठीक है। और स्टेबिलिटी किसे नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए स्टेबिलिटी, कि भाई कुछ ऐसा जॉब कर लें या कुछ पढ़ाई ऐसी कर लें कि लाइफ में ना फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो मुझे पता है कि यही सोच रहे होंगे कि मैम कुछ ऐसा तरीका बता दो कि आप 12th के बाद ना पढ़ना ना पड़े, या जेईई का एग्जाम बस क्लियर हो जाए तो लाइफ बस सॉर्ट हो जाए, राइट। ऐसा हम कुछ चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा ऑक्टेट रूल हो जिसको हम फुलफिल कर दें, और फिर उसके बाद हमारी लाइफ मजे में कटे और हमें कोई टेंशन ना हो, राइट। तो ऐसे ही एलिमेंट्स को क्या है, एक ऑक्टेट रूल अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब अगर उनका शेल फुल्ली फिल्ड है, दैट रिक्वायर्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपने फुल्ली फिल्ड शेल कर दिया आउटर मोस्ट तो आप बन जाओगे स्टेबल, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑक्टेट रूल, जो बताता है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए तो आप बन गए स्टेबल, आप बन गए बढ़िया मस्त, अब लाइफ में चिल है, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना है। चलो, तो अब इसको देख लेते हैं कि कैसे फॉलो होता है। तो एलिमेंट जब कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये ऑक्सीजन का एटम, और ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन एटम। इस तरीके से क्या है, ये बॉन्डेड है, ठीक है। तो हम दिखाते हैं इस तरीके से ये बॉन्ड बन रहा है,
ऑल्सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कौन सा है, NH3 का मॉलिक्यूल है, तो ये हो गया आपकी नाइट्रोजन और ये तीनों क्या हो गया आपके हाइड्रोजन के एटम, और इस तरीके से ये क्या है बॉन्डेड है। तो ये क्या बन रहा है आपका बॉन्ड बन रहा है और एलिमेंट्स आ गए इन कंबाइंड स्टेट। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है कंबाइंड फॉर्म में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट अगर हम इन्हें ब्रेक करके देखें, अगर हम इन्हें इंडिविजुअल फॉर्म में देखें, फ्री स्टेट मतलब उनकी इंडिविजुअल फॉर्म में हम उन्हें देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअली वो कैसे दिखते हैं। ओके तो इंडिविजुअली देख लेते हैं कि उनका कैसा स्ट्रक्चर है और क्या उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं बात करूँ ये सारी एलिमेंट्स की, इनको अगर मैं इंडिविजुअली ऑब्जर्व करूँ, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना चाहूँ, तो कुछ इस तरीके से मुझे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। अब मुझे किससे मतलब है, ऑक्टेट रूल भी कहाँ फॉलो होगा, वैलेंस शेल पे, आउटर मोस्ट शेल पे। तो ये तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ गई, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट आउट करना है आपकी आउटर मोस्ट शेल को। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में एक ही शेल है, ठीक है। ये देखो ये इसका आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, ये इसका रहा आउटर मोस्ट शेल, सबका अपना अलग अलग आउटर मोस्ट शेल है। और हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ये जो सबके आउटर मोस्ट शेल हैं वो क्या हैं, बस इसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के, हीलियम के पास क्या है, एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सबके पास कितने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आप काउंट करके देख सकते हो, 6 + 2 8, 6 + 2 8 एंड हियर एज वेल 6 + 2 8। इसका मतलब ये कौन से एलिमेंट हैं, ये कौन से एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट हैं जो नेचुरली क्या है आपके फ्री स्टेट में है, विच मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर टू कंबाइन विद अदर टाइप ऑफ एटम। वो क्या करेंगे, वो कैसे नोबल हैं, फ्री हैं, भाई उन्हें कोई चिंता नहीं है लाइफ में। आप ऐसे भी सोच सकते हो वो क्या है, अंबानी के बच्चे हैं। अब अंबानी के घर में आप पैदा होगे तो आपको कोई टेंशन होगी कि भाई लाइफ में मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, क्या करूँ, कुछ नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, घर का बिजनेस संभाल लेते हैं। तो ये क्या है, ये वो एलिमेंट है जो अंबानी के बच्चे हैं, राइट। जो क्या है, जो पैदा ही ऐसी जगह पे हुए हैं कि भाई कोई सोचने की जरूरत नहीं है, स्टेबल लाइफ है एकदम, सब कुछ सॉर्टेड है। अगर लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे, घर का बिजनेस संभाल लेंगे। दे हैव मेनी ऑप्शन, राइट। बट और कुछ क्या होता है जिनको, और बाकी के जो ये कंबाइंड फॉर्म में थे, जिनको ये पीछे हम सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, ये क्या है, ये वो मजबूर बच्चे हैं जिनको मेहनत करनी पड़ेगी, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिनको अपने सपने पूरे करने हैं, जिनको कुछ बनना है और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा माँ बाप का डुबा नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर क्या होगी, बहुत मार पड़ेगी, राइट। तो जो भी बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर आए, नो आप लोगों के ऊपर ये प्रेशर है कि भाई हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, मम्मी पापा ने चांस दिया है, कोचिंग ज्वाइन कराई है, या फिर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट चांस है। अगर ये नहीं किया तो फिर आगे फिर वो ड्रीम्स नहीं पूरे हो पाएंगे जो हमने सोचे हैं, वैसी लाइफ नहीं होगी। तो सब लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये कंबाइंड स्टेट में आए हैं, इनके ऊपर क्या है, पहले से ही जिम्मेदारी है। और ये क्या है, ये मस्त फ्री स्टेट में है क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। रही बात हीलियम की, तो हीलियम क्या एक छोटा एलिमेंट है, उसका साइज क्या है, छोटा है, और उसके पास एक ही शेल है। बाकी अगर आप देखोगे इनके पास क्या है, इसके पास K और L शेल है, यहाँ पे K है, L है, M शेल है, इट जस्ट हैज़ ओनली K शेल। तो अगर आपके पास एक ही शेल है जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 2, तो जो K शेल है हमारा ओनली फॉर K शेल, इफ़ यू हैव ओनली K शेल देन उस पर कौन सा रूल काम करेगा, उस पर काम करेगा डुप्लेट रूल, विच सेज दैट कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्स आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, टू गेट स्टेबल, ठीक है, क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, राइट। जैसे हर एग्जाम की अपनी अपनी कंडीशन होती है ना, कि भाई नीट में इतना स्कोर ले आओगे तो हो जाओगे पास, जेई में कुछ और कंडीशन होती हैं, सबके नीट का एक ही पेपर होता है, जेई के 2-2 पेपर होते हैं कि भाई मेंस भी कराएंगे फिर उसका एडवांस भी कराएंगे, राइट। तो ऐसे ही समझ लो कि ये क्या है, ये अदर पेपर है, 2 टाइप ऑफ पेपर हैं। एक जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्टेट रूल लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास K से ज़्यादा शेल हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 या 3 शेल हैं, दैट मीन्स मोर देन K शेल है आपके पास, K शेल भी, उसके अलावा भी कोई और शेल है, तब तो आप पे कौन सा रूल लगेगा, ऑक्टेट रूल लगेगा। बट अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ K शेल है, तो उस केस में हमने कंसीडर कर लिया कि भाई आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू गेट स्टेबल। अब देखो हीलियम को देखो, उसके पास K शेल है तो उस पर ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा है, डुप्लेट रूल लग रहा है। और डुप्लेट रूल क्या कहेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कर लो तो तुम स्टेबल हो जाओगे, और उसके पास भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो भी क्या है, स्टेबल है बाय हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा वो डिफरेंट है, बाकी फिनोमिना सेम है कि भाई सब क्या कर रहे हैं, अपना एक एक कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं, वो रूल अगर सेटिस्फाई कर दोगे तो स्टेबल हो जाओगे, अदरवाइज मेहनत करनी पड़ेगी, कंबाइन करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स आपके कंबाइंड स्टेट में आते हैं, कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में आते हैं, राइट। तो स्टेबल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। इसको अब थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्टेबल हो जाओगे तो जिंदगी में कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऑक्टेट रूल की। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कि ऑक्टेट रूल क्या है, कैसे इसको सेटिस्फाई करना होता है, क्या इसकी बातें हैं, वो सब पढ़ते हैं हम अभी ऑक्टेट रूल के बारे में, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल में अगर आप देखोगे, एटम्स कैन कंबाइन बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कैसे करते हैं? तो जब आप बॉन्ड बनाओगे तब आपका ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर द एलिमेंट विच डू नॉट एग्जिस्ट इन दी नोबल फॉर्मेट, जो नोबल नहीं है, नोबल गैस फॉर्म के या इनर्ट गैस नहीं है, नोबल गैस नहीं है, जिनका ऑक्टेट पहले से फुल नहीं है, तो जिनके पास पहले से फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट रूल या वैलेंस शेल नहीं होता, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको किसी ना किसी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो पहला तरीका क्या है ऑक्टेट को कंप्लीट करने का, कि आप क्या करो, आप बना लो, ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन भेज दो, जिससे क्या हो जाएगा, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि Na था, उसके पास क्या था, 2,8,1 इलेक्ट्रॉन थे, और जो क्लोरीन है उसका 2,8,7। अब अगर देखा जाए उसका सबसे आउटर मोस्ट शेल क्या है, दिस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, बट ऑक्टेट के हिसाब से होने कितने चाहिए, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही क्या है, टीडियस काम है, कि 7 एटम कहाँ से आएंगे जो अलग अलग मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें। प्लस अगर आपने 7 इलेक्ट्रॉन ले भी ले तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 8 + 8 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, बट प्रोटॉन तो कितने हैं, 11 ही है ना। तो क्या इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन को झेल पाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाएंगे, तो वो वैसे बाहर भाग जाएंगे। तो इतना उसके प्रोटॉन के, उसके न्यूक्लियस में भी इतनी पावर नहीं है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसके लिए क्या भलाई है कि वो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको किसी को दे दे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है कि भाई चले जाओ और यहाँ से बाहर चले जाओ, ताकि अब ये शेल क्या हो गया, खाली, तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। उसके पास कौन सा शेल बचा, सिर्फ अंदर वाला, तो ये वाला तो चला गया इलेक्ट्रॉन। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बिकेम 2,8। सो एट दिस पोजीशन ये क्या हो गया इसका, अब कौन सा है, ये वाला आउटर मोस्ट शेल है, और इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। इन एट दिस कंडीशन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गॉट स्टेबल। तो ये क्या बन गया, सोडियम आयन बन गया। सोडियम क्या बन गया, एक पॉजिटिव आयन बन गया। ऑन द अदर हैंड जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, उसकी भी क्या हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जो एक इलेक्ट्रॉन लेने से बन जाएगा क्लोरीन आयन। तो इस तरीके से ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा और कंबाइन हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, राइट। सो हेयर बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हो, ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या फिर सिर्फ यही तरीका है कि आप लूज करो और गेन करो, सो नो, देयर कुड बी other method that you can share the electron. So atom can combine by sharing of electron. तो सिर्फ आपको ट्रांसफर नहीं, आप शेयरिंग से भी क्या कर सकते हो, काम चला सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है और किसी को मनी की जरूरत, और किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो ये चीज़ हो जाएगी कि भाई मेरे पास पैसों की कमी है, दूसरा बंदे के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसने मुझे दान में दे दिए पैसे, तो यहाँ पे ये सॉर्टेड हो गया। बट अगर दोनों के पास ही कमी है तब क्या होगा, लेट्स से 2 दोस्त थे रामू शामू, उनको एक साइकिल पसंद आई। अब वो साइकिल को खरीदने के लिए 10,000 रुपीज़ चाहिए थे। अब रामू के पास भी 5,000 थे और शामू के पास भी 5,000 थे। अब दोनों क्या करें, दोनों को साइकिल बड़ी पसंद आ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि चलो हम दोनों दोस्त हैं, हम बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों अपने पैसों के क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो दोनों ने अपने पैसों क्या किए, कंबाइन किए, और कंबाइन करके क्या हो गए, 10,000 हो गए और साइकिल खरीद ली। अब क्या है, क्या वो साइकिल पूरी तरीके से रामू की है, क्या वो साइकिल पूरी तरीके से शामू की है, नहीं। दोनों का क्या है, इसमें 50-50% क्या है, हक है। तो दोनों क्या करेंगे, मिल बांट के यूज़ करेंगे कि भाई तू सुबह यूज़ कर ले, मैं शाम को यूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो इस तरीके से उनका क्या हो गया, बॉन्ड भी बन गया, मतलब उनका वो सेटिस्फाई भी हो गया, स्टेबल भी हो गया कि भाई घर में साइकिल है, एक सुबह यूज़ कर रहा है, एक शाम यूज़ कर रहा है, तो साइकिल का आनंद ले रहे हैं। वरना अलग अलग क्या होता कि ना दोनों के पास पूरे पैसे होते, ना वो खरीद पाते। तो इस तरीके से आप बॉन्ड बना सकते हो बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो एटम भी क्या करेगा आपका,
जो एटम्स होते हैं जिनके पास जो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक है, अब वो अपने 5000 रुपीज़ पूरे नहीं दे सकता था शामू को, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से इकट्ठे करे थे, बुआ ने नानी ने दिए थे पैसे, तो बहुत दिनों तक हमने सेविंग करी तब जाके इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, तो वो पूरे तो दे नहीं सकता था और ना ही वो पूरे ले सकता था, क्योंकि भाई इतना कर्जा कौन झेलेगा, इतना फिर लौटाना भी तो पड़ेगा ना कभी। सो इन दैट केस जब आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली ना तो दे सकते हो, कंप्लीटली ना ही गेन कर सकते हो, सो यू विल डू व्हाट, देयर इज अ मेथड दैट यू कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के अगर 2 एटम को लेने हम, तो ऑक्सीजन के दोनों एटम के पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाले के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले के पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि भाई कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम क्या करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। सो नाउ बोथ ऑफ देम विल कम टू अ पॉइंट, एक कंक्लूजन निकालेंगे क्या, कि लेट्स जस्ट शेयर द इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब देखो अगर मैं इसका सर्कल देखूँ तो इसके सर्कल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8, और अगर हम इसके सर्कल को ऑब्जर्व करें, ये वाले सर्कल को ऑब्जर्व, तो इसमें भी टोटल कितने आ रहे हैं आपके, इस वाले ऑर्बिटल में या इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, जस्ट अ सेकेंड आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, ऑलराइट एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे, इसके पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके शेल में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबल होने से क्या हो जाएगा, दोनों खुश हो गए एलिमेंट, एंड दिस इज हाउ दे कंबाइन एंड फॉर्म O2 मॉलिक्यूल। तो ये क्या कर रहे हैं, एक टाइप ऑफ बॉन्ड बना रहे हैं बाय शेयरिंग दी इलेक्ट्रॉन्स। अर्लियर वी हैव सीन कि आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। देन एटम्स कैन कंबाइन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी नो दैट कि एटम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप कार्बन को देख लीजिए, कार्बन 2 ऑक्सीजन के एटम से क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। अब कार्बन को चाहिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स और इन दोनों को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, कार्बन इसके 2 एटम से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, इधर ये दोनों कर लेंगे, तो टोटल कार्बन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके भी अगर आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो 8 हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो 8 हो गए। अब ये लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयर्ड है, अब इस पे कंप्लीटली किसी का हक नहीं है, दोनों क्या है 50-50% शेयर करें। कॉमन और वाइटल में क्या आ गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन आके स्टोर हो गए हैं। सो नाउ दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर। सो इस तरीके से आपका शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके आउटर मोस्ट शेल में, राइट। नाउ लेट्स जस्ट सी सम लिमिटेशन ऑफ दिस रूल, कि इस रूल के क्या है, कुछ लिमिटेशन भी है। कुछ ऐसी जगहों पे हमने कुछ ऐसे फैक्ट पाए जहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं क्या है। सबसे पहला, दैट इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कुछ ऐसे एटम थे जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट था फिर भी बॉन्ड बन रहा था, राइट। तो जैसे कि आप लिथियम और क्लोरीन में देख सकते हो, लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को और क्लोरीन भी उसके साथ शेयर कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम के पास टोटल कितने हो गए, 2,1 था, अब क्या हो जाएगा उसके पास 2,2 हो जाएगा। और क्लोरीन के पास क्या हो रहा था, पहले 2,7 था, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के पास क्या बन जाएगा, ये 2,8 बन जाएगा। तो क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है, बट लिथियम का क्या हुआ, लिथियम के पास तो कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था, अब उसके पास 2,2 एक और आ गया, बट उसको चाहिए कितना, टोटल 6 चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो कैसे कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे शेयरिंग कैसे हो रही है। सो इन दैट केस आप देख पा रहे हो कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है ऑन द सेंट्रल एटम। सिमिलरली बेरिलियम में भी देखा गया कि बेरिलियम के भी क्या है आपका 2,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये एक हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये ऑक्टेट नहीं कहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के पास अगेन एक ही शेल है, तो डुप्लेट रूल लगेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया। बट बेरिलियम के पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, उसके पास तो टोटल कितने आए, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आए। अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। तो अभी भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो यहाँ पे क्या रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल है ये। देन इफ यू टॉक अबाउट दी बोरॉन एंड क्लोरीन, तो बोरॉन भी क्या कर रहा है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होगा 2,3, ठीक है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये एक एक क्लोरीन को के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो क्लोरीन तो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि क्लोरीन के पास 2,7 थे, उसने एक ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, एक ये ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ठीक है। तो वो तो सेटिस्फाई हो गया, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। बट अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन तो अभी भी क्या है, अधूरा है, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल अभी भी कितने हैं, 6 है इन दी आउटर मोस्ट शेल। होने कितने चाहिए थे, 8, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे हो सकता है, हमने तो बोला है कि भाई स्टेबल होना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना है, तो क्या होगा, एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा और उसका मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे अपने आउटर मोस्ट शेल में। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखे गए, ठीक है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका अलग अलग है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरीके के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। In that case, in some compound, the number of electrons surrounding the central atom are less than 8. तो हमने देखा कि भाई ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। जनरली मेटल्स क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का रोल प्ले करते हैं, राइट। तो सेंट्रल एटम के हमने आसपास क्या देखा, जैसे ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, इसके आसपास हमने देखा कि भाई आपका लेस देन 8 क्या है, आपके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, 8 होने चाहिए, बट दे हैव लेस देन 8 electron. Although or this happens especially in the case with the elements having less than 4 valence electron. तो ये किस केस में होता है ज़्यादातर, कौन से एलिमेंट में ये आपको ग्लिच देखने को मिला या एरर देखने को मिले, जो भी एलिमेंट जिनके क्या है 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 4 से कम वैल्यू है। तो जितने भी 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले आपके एलिमेंट्स हैं, दे विल शो दिस ग्लिच, उनमें क्या होगा, आपका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, राइट। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, ये पहली लिमिटेशन थी। अब देखते हैं और लिमिटेशन क्या है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स उसमें पाए गए कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके थे। जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ ऑड नंबर। अगेन ये क्या कर रहा है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। इधर भी अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, विच इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पाए गए, या ऐसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बन रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इधर आपका क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, क्या बन रहे हैं आपके ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मेट से बन रहे हैं। दे आर नॉट शेयरिंग द 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगेन वन मोर ग्लिच पॉइंट, नाइट्रोजन हैज द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑफ द कंपाउंड, इट इज नॉट फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। देन द एक्सपैंडेड ऑक्टेट, अब कुछ एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंड भी हो गया। मैक्सिमम क्या बोला था, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ गया, एक अलग तरीके की हमने ग्लिच देखा कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट भी एक्सपैंड हो गया है। कैसे, द एलिमेंट्स बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, तो जो थर्ड पीरियड है उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल, अपार्ट फ्रॉम 3s एंड 3p, दे हैव 3d ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट थर्ड पीरियड के बाद जो एलिमेंट हैं उनके क्या है, थर्ड पीरियड, बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट्स के पास क्या है, आपके पास 3d ऑर्बिटल भी है। 3s और 3p तो है ही, एक 3d ऑर्बिटल भी खाली पड़ा है जो क्या कर सकता है, बॉन्डिंग बनाने के काम आ सकता है। सो इन दैट केस वी हैव फाउंड आउट कि भाई फॉस्फोरस क्या कर सकता है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर देखें तो ये होता है 15। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो इज 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3, ठीक है। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट शेल क्या है आपका, ये इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन। चाहिए कितने, इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बट इधर एक बार ध्यान दो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10, मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं देन दी ऑक्टेट रूल। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपैंड हो गया है। क्यों हुआ है, देखो यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो थर्ड शेल है उसमें एक 3d ऑर्बिटल भी होगा,
फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है आपके पास ऑर्बिटल, सेकेंड शेल में आपके पास 2s और 2p ही होते हैं, कोई 2d नहीं होता। बट थर्ड शेल में व्हेन n वैल्यू इज 3, तो n की वैल्यू 3 होने पे आपको s ऑर्बिटल भी होता है, p भी होता है और d भी होता है, ठीक है। अब ये d भी अवेलेबल है तो क्या होगा, तो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो इसके 3s में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, तो ये स्टेबल है ये वाला शेल, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो फुल्ली फिल्ड है। उसके बाद 3p में क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। आप पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका और इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। अब 3d भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं। तो अगर ये चाहें हम कि अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन लेना चाहें बाहर से, अगर कोई ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका, ये 5 क्या आ जाएंगे आपके इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 तो इसका टोटल पहले से ही थे, 5 और आ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जो ऑक्टेट रूल था कि भाई मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए, वो 8 से क्या हो गया, बियॉन्ड चला गया है। वाई, बिकॉज इट हैज़ द अवेलेबल 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल अभी अवेलेबल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दैट्स वाई टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर सकता है, टोटल ये कर लेगा अपने अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे PS5 में अगर हम देखें, PF5 सॉरी, ठीक है, तो PF5 में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही SF6 में या H2SO4 में आप देखोगे कि आपका जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया है, जो ऑक्टेट रूल है वो एक्सपैंड हो गया है। वाई, बिकॉज इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, इट हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन, जबकि कैपेसिटी कितनी है 8 की, एंड हियर इट हैज़ अगेन 12 इलेक्ट्रॉन। तो दिस सल्फर इज कंबाइनिंग विद द एलिमेंट एंड हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन। तो क्यों है, क्योंकि इनके पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और 3d ऑर्बिटल में आप और इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकते हो। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आपके चले जाएंगे उस पर्टिकुलर पूरे शेल में, दैट्स वाई आपकी जो हो जाएगा, जो ऑक्टेट रूल है वो एक्सपैंड हो जाएगा। अब मैक्सिमम 8 नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट के अंदर आ सकते हैं, राइट। सो ये थी हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन, यहाँ पे एक्सपैंडेड ऑक्टेट था, बट ऐसा नहीं है कि हर बार सल्फर क्या करेगा आपके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर करेगा, इट विल ओवे द ऑक्टेट रूल एज वेल। तो जहाँ पे ओवे करता है वो सारे कंपाउंड क्या हैं, तो जैसे देखोगे अगर आप सल्फर और क्लोरीन को ऐड करोगे तो यहाँ पे ये रूल को ओबे कर रहा है, यहाँ पे इसके पास कितने हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो ये आपका ऑक्टेट रूल को ओबे भी करेगा। एंड जब सल्फर क्लोरीन के साथ देखो आप यहाँ पे 1-1 बॉन्ड बनाया है, एंड इट इज ओबेइंग द ऑक्टेट रूल। सो नॉट एवरी टाइम इट इज एक्सपेंडिंग द ऑक्टेट, बट येस इन दो सिचुएशन जहाँ पे H2SO4 बना रहा है और SF6 बना रहा है, उस केस में ये क्या कर लेगा, अपने ऑर्बिटल को एक्सपैंड कर लेगा, मतलब 3d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एंड इस तरीके से आपका एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। अदर ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, तो ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। तो ये किस पे बेस्ड था कि भाई आपको क्या बनना है, आपको नोबल गैस जैसा बनना है। वाई, बिकॉज नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल होती हैं, राइट। तो ये इनका पूरा बेस क्या था कि अगर आप नोबल गैस जैसा अपना ऑक्टेट अचीव कर लोगे, नोबल गैस का क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने सारे नोबल गैसेस को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि भाई उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आपको इनर्ट गैस बनना है, आपको नॉन रिएक्टिव बनना, आपको नोबल बनना है, कि भाई किसी की कोई चिंता नहीं है, सब सही है, सॉर्टेड है और हम एकदम स्टेबल हो जाएंगे। तो लाइफ में अगर स्टेबल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोबल गैस की तरह बनना पड़ेगा। बट अब हर चीज़ हर एक सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करेगी, हो सकता है नोबल गैस बनने के लिए आपको आपका ऑर्बिटल अलाउ ना करे। तो उसको इन्होंने अपना रूल सिर्फ नोबल गैस की इनर्टनेस को देख के बनाया कि भाई वो स्टेबल होते हैं, दैट्स वाई हमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम कर लेंगे तो सारे एलिमेंट स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं था। और कुछ जगहों पे ये भी पाया गया कि भाई कुछ सम नोबल गैसेस आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन टू फॉर्म दी नंबर ऑफ कंपाउंड। तो ये भी देखा गया कि भाई नोबल गैस जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, जो इनर्ट हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, दे आर ऑल्सो कंबाइनिंग विद फ्यू टाइप ऑफ, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या बना रही है, कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ZeFXe F2 बनेगा ये आपका, यहाँ पे क्या बन रहा है XeF4 बन रहा है आपका, एंड दिस इज Xe1 2 3 4 5 6 XeF6, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपके फॉर्म हो रहे हैं, जबकि ये तो क्या है, नोबल गैस है, इसको तो ये तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल होने के बाद भी आपका क्या हो रहा है,
ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है जिसकी ना तो हम शेप को डिफाइन कर पा रहे हैं, ना उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पा रहे हैं, ना तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बता पा रहे हैं। तो ये ऑक्टेट रूल पूरी तरीके से सही नहीं है कि भाई अगर आपको स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो ऑक्टेट ही होना चाहिए। वाई? बिकॉज देयर वर फ्यू टाइप ऑफ गैसेज, जो इनर्ट गैस या नोबल गैसेज हैं, तो उसमें जेनॉन को हमने देखा कि भाई जेनॉन तो खुद क्या है, स्टेबल है, फिर भी वो क्या कर रही है, बॉन्ड बना रही है, उसको बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो ऐसे कंपाउंड को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दिस थ्योरी वाज नॉट अकाउंटेबल फॉर द शेप, स्टेबिलिटी एंड द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। इन सबको वो डिफाइन नहीं कर पाई। दैट्स वाई इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ों पे फॉलो करती है बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशन। दैट्स वाई हम उसको पूरी तरीके से सही नहीं मानेंगे कि अगर आप भाई आपने ऑक्टेट रूल नहीं अचीव किया तो आप बिल्कुल स्टेबल नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, देयर विल बी फ्यू मोर थ्योरीज। तो अभी आगे जाके आपको और थ्योरीज पढ़ने की, कैसे एक मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके, या ये जो शेयरिंग हो रही है आपकी किस फॉर्मेट में होगी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। हम समझेंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड की क्या ज्योमेट्री है, बॉन्ड की क्या लेंथ है, सारी चीज़ें, लोन पेयर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर ओनली। सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आप केमिकल बॉन्डिंग में ये तो पढ़ रहे हो कि बॉन्ड क्या बन रहा है, बट आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी समझ पाओगे कि भाई किसने किससे क्या रिएक्ट किया, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, कितनी बॉन्ड लेंथ है, क्या है, ये सब ईच एंड एवरीथिंग, वेरी डिटेल्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मॉलिक्यूल्स इन दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, तो अब तक हमें ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। आई होप कि ऑक्टेट रूल समझ में आया होगा, उसकी लिमिटेशन भी समझ आई है। नाउ ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ विल अंडरस्टैंड कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के या डिफरेंट पॉलीटॉमिक आयन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द स्टेप्स टू मेक द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो द फर्स्ट स्टेप वाज दैट सिलेक्ट द सेंट्रल एटम which is generally the less electronegative atom और higher in atomic number. So basically हमें अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है तो उसमें से सबसे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको क्या मानना है, सेंट्रल एटम। इसका मतलब है उसको सेंटर में रखना है, उसको एकदम बीच में रखेंगे। ठीक है, और उसको हम चूज कैसे कर सकते हैं, या तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको लेना है, या फिर एक ऐसा एटम लेना है जो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। ठीक है, ऑल्सो यू कैन से दैट यू कैन टेक द एलिमेंट विच इज लेस इन नंबर, जो सबसे कम होगा नंबर में, हम उस एलिमेंट को भी चूज कर सकते हैं टू बी द सेंट्रल एटम। Alright, then draw the skeleton and join them using single bond. तो आपको क्या करना है, एक skeleton बनाना है। एक आपने सेंट्रल एटम ले लिया और बाकी सारे एटम को क्या कर दिया, उसके आसपास अरेंज कर दिया विद द सिंगल बॉन्ड। राइट, तो सबसे पहले ये छोटा सा skeleton बनाना है। Then add the total number of valence electron of each atom in the molecule। और हमें क्या करना है, सारे जो एटम इन्वॉल्व हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फॉर द होल मॉलिक्यूल। Then put one pair of shared electron between the atoms linked by a single bond। अगर आप one pair इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो तो आप उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाने वाले हो, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो उसको डबल बॉन्ड से, एंड सो ऑन। आप 3 पेयर की शेयरिंग कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड से हम दिखा सकते हैं। देन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज लोन पेयर। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आपके इन दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, उसे एज अ लोन पेयर हम शो करने वाले हैं। एंड लास्टली द ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट फॉर हीलियम एंड बेरिलियम। हीलियम और बेरिलियम को छोड़ के उनमें हम डुप्लेट रूल लगाते हैं। मैंने बताया था आपको उसका क्या रीजन है, के शेल की कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की, और इनके पास सिर्फ के शेल होता है। दैट्स व्हाई इन 2 एटम में तो हमारा क्या होगा, आपका ऑक्टेट रूल कंप्लीट, डुप्लेट रूल आप लगाओगे। बाकी जगह आपको क्या करना है, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। स्पेशली जैसे कि हमारे पास क्या है, अगर एटम्स है तो सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होना ही होना चाहिए। दैट मीन्स आपके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। सेंट्रल एटम में 8 तो हो गए होंगे। ठीक है, 8, और आप कह सकते हो मोर भी कर सकता है। तो दिस इज लाइक स्पेशल थिंग फॉर दी सेंट्रल एटम कि अगर आप सेंट्रल एटम हो तो आप 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए आप में, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। बट 8 से ज्यादा भी ये ले सकता है। दैट इज वन लिमिटेशन ऑफ योर ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल की एक छोटी सी लिमिटेशन है, हमने पढ़ा बताया कि भाई एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ऑक्टेट हो जाती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पे हमारे क्या हो रहा है, जो ऑक्टेट रूल है वो एक्सपैंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल होने की वजह से कुछ एलिमेंट्स आपका
आपका ऑक्टेट क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे। सो सेंट्रल एटम में या तो 8 होने चाहिए, 8 से ज्यादा भी आपके क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बट और जो बाकी आसपास के जो एलिमेंट हैं जो कॉर्नर में होंगे, एक सेंटर में होगा और बाकी सारे क्या होंगे, कॉर्नर में होंगे, तो कॉर्नर वाले एलिमेंट का क्या होना चाहिए, या कॉर्नर वाले एटम का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसमें कोई एक्सपैंडेड ऑक्टेट नहीं होगा, दे शुड ऑल बी इन ऑक्टेट फॉर्म, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। बट सेंट्रल एटम में आपका क्या हो सकता है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट सिलेक्टिंग, और ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर सकता है। देन हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे मैंने बोला था कि आपको चार्ज निकालना है, अब पूरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, जितने भी एटम इन्वॉल्व इन अ मॉलिक्यूल उन सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ऑल्सो अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस तरीके से उसको क्या करना है, उसको भी कंसीडर करना है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को हम माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल। देन यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल में बन रहे होंगे उसको इंटू 2 करने से आप क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसमें से कुछ बॉन्ड बना रहे होंगे, तो जो बचे होंगे वो क्या होंगे, आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप ये भी कर सकते हो कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे, सो यू विल गेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है हमें कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नोट करना है ये पॉइंट, दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज ईदर यूज्ड टू फिल द लोन पेयर। मतलब आपके पास मान लो 2 लोन पेयर आ गए, इसका मतलब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। 4 आ गया, इसका मतलब कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर है। तो ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, या तो वो एज अ लोन पेयर को ही फिल करने में काम आएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन कुछ बचे हैं जो एज अ लोन पेयर आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ईदर दे आर यूज्ड टू फिल दी लोन पेयर, और अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उन लोन पेयर को उठा के क्या कर देंगे, या तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो लोन पेयर के बारे में ये चीज ध्यान रखनी है कि या तो वो एज अ लोन पेयर ही यूज होगा कि बस क्या है, सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, सो दे विल बी जस्ट ऐसे, हमने क्या किया, मान लो कोई एलिमेंट है उसके ऊपर ऑक्सीजन, उसके ऊपर 2 हमने लोन पेयर ऐसे दिखा दिए हैं, बाकी के उसके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। बट अगर लेट्स से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं आया, तो ये 2 लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे, ये उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड में, ये शेयरिंग में चले जाएंगे। तो दैट्स हाउ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैज बीन यूज्ड। तो ये चीज हमें याद रखनी है, and then we are good to go. नेक्स्ट एक और हमारे पास चीज है क्या, फॉर्मल चार्ज। तो ये भी ध्यान से समझना है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो फॉर्मल चार्ज आपका क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जितने भी आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनका डिफरेंस आपको कैसे निकालना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपके एक्चुअल में फ्री स्टेट में कितने आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, ऑल्सो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर उनमें कोई डिफरेंस है तो वो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मल चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं अगर एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, पर जैसे ही किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम या ज्यादा हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही वही ये भी फॉर्मल चार्ज में हमें क्या बताएगा, वो डिफरेंस बताएगा कि भाई जब आप फ्री स्टेट से आयनिक फॉर्म में गए या मॉलिक्यूलर फॉर्म में गए तब आपके जो चार्ज है उसमें कितना डिफरेंस आया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रल स्टेट और द लुईस स्ट्रक्चर। जब आप लुईस स्ट्रक्चर बना लोगे, जब आप बॉन्ड बना लोगे, तब आपके चार्ज में कितना डिफरेंस आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना डिफरेंस आया, राइट। और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या किस काम में आएगा, दैट स्ट्रक्चर हैविंग द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इज मोर स्टेबल। तो अगर आपके पास जितना कम फॉर्मल चार्ज की वैल्यू आएगी, फॉर्मल चार्ज जितना कम होगा उतना स्टेबल आपका हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा या एटम होने वाला है। Thus we select the most stable structure। उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एक सुटेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आपका जहां पे वैल्यू कम आ रही है वहां पे आप क्या करोगे, फॉर्मल चार्ज असाइन करोगे, सो दैट योर मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, यू विल मेक अ स्टेबल स्ट्रक्चर,
राइट. हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज? दिस इज द फॉर्मूला. वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो जो भी पर एटम हम इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअली ऑन एवरी एटम वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कि भाई हर एक एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है. सो इट विल बी कैलकुलेटेड लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उस पर्टिकुलर एटम के, माइनस उस पर्टिकुलर एटम में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑल्सो माइनस द बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बना रहा है कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, डिवाइडेड बाय 2, एंड हेंस यू विल गेट द फॉर्मल चार्ज. सो नाउ वी आर गुड टू गो. हमने हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो हमें फॉर्मूलाज चाहिए, 3 फॉर्मूलाज हमें चाहिए, ये हमने देख लिए हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव फॉर्मल चार्ज. अब इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो द क्वेश्चन विल कम लाइक दैट. अब आप क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं. पहला क्वेश्चन है कि भाई HCN और CO2 मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, राइट. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. सबसे पहले हम HCN में क्या करेंगे, इनको स्केलेटन फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे. स्केलेटन मतलब सबको अलग अलग कर दिया. अब देखेंगे कि भाई सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है. मैंने बोला था कि आप कैसे सेंट्रल एटम चूज करोगे, सेंटर में कौन आएगा, राइट. तो इसके क्या क्राइटेरिया, तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, या जो सबसे नंबर में कम हो. अब नंबर में तो तीनों ही कम है, बराबर ही है, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन है. और एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा है वो कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है देखा जाए तो. बट नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम नहीं कर रहा है क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दीज 2. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि भाई सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या हो गया, कार्बन. ठीक है, तो हमने कार्बन को क्या कर लिया, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम चूज कर लिया. ठीक है, ये आ गया हमारा सेंट्रल एटम. नाउ व्हाट वी विल डू, सेकंड स्टेप क्या था कि आप सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या कर दो, कंबाइन कर दो. तो अब क्या करेंगे, सबको सिंगल बॉन्ड हमने असाइन कर दिया है. तो यहाँ पे कार्बन को मैंने हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड कर दिया है, और कार्बन को नाइट्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया. ठीक है, ये सारा हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि अब क्या ऑक्टेट पूरा हो रहा है. तो यहाँ पे हम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं. जो हमने Q और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब निकाले थे वो चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम Q कैलकुलेट करें, सो Q की वैल्यू क्या आने वाली है, सारे एलिमेंट जितने भी इसमें एटम इन्वॉल्व हैं, अगर हम नॉर्मली देखें जितने एटम इन्वॉल्व उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आपको ऐड करना है. हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1. कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यू नो इट इज 4. सो हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है क्योंकि पार्टिसिपेशन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, राइट. और नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5. क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं. तो हम क्या करेंगे, कोई चार्ज हमें प्लस माइनस नहीं करना. तो ये कितने हो गए आपकी Q की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 4 5 10, राइट. तो ये आ गया हमारे पास 10. नेक्स्ट आपको निकालना होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट लोन पेयर, आपको निकालना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ निकालने हैं. अब बॉन्ड कितने से बॉन्ड बनाए, तो आप देख रहे हो कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2, मतलब ये पूरा एक बॉन्ड बन रहा है और एक ये बॉन्ड बन रहा है. तो टोटल बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं, 2. तो इसमें 2 × 2 कर दो क्योंकि एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट्स वाई हम 2 से मल्टीप्लाई करें. और बॉन्ड कितने बन रहे हैं, अभी 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो 2 × 2 4, ये हमारे पास आ गए 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए. अब हमें क्या निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, आप Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर, दैट इज 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6. अब हमारे पास क्या आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं. अब 6 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने पड़ेंगे, असाइन करने पड़ेंगे. 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो हमें इन एटम को असाइन करने हैं क्योंकि किसी ना किसी का ऑक्टेट अभी अधूरा होगा. तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या हमें लोन पेयर असाइन करना चाहिए, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को कितने चाहिए होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए. तो वो तो ऑलरेडी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो हम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स असाइन नहीं कर सकते लोन पेयर. सो नाउ विल कम, फिर हम क्या करेंगे, इधर वाले कॉर्नर पे जाएंगे. सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि कॉर्नर के एलिमेंट्स के क्या करें, लोन पेयर को सेटिस्फाई कर दे. जो कॉर्नर के एलिमेंट्स हैं, सेंटर को अभी नहीं ध्यान रखेंगे, कॉर्नर के एलिमेंट्स को क्या करें, उन्हें लोन पेयर असाइन कर दें. तो पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन को तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दी नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन को मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कर दिया है और यहाँ पे कार्बन को भी क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन असाइन कर दिए हैं, राइट. अब क्या होगा, जैसे आपने ये किया तब भी क्या होगा, 6 आपके कंप्लीट हो गए, 6 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए, एटम को असाइन कर दिए. बट ऐसा करने से क्या हो रहा है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसे हटा दो, आप सेंट्रल एटम को मत दो, आप 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, नाइट्रोजन को असाइन कर दो, राइट.
ऑलराइट, हम ये कर लेते हैं यहाँ पे, वरना यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो ये हम यहाँ से कार्बन से हटा देते हैं। हमने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, नाइट्रोजन को दे दिए, कॉर्नर एटम को दे दिए। अब देखो क्या हो रहा है, क्या ऐसा करने से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? यस, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये एटम तो क्या हो गए, अब सेटिस्फाई हो गए। बट क्या कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? देख लेते हैं। 1 2 3 4 उसके पास तो क्या है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जबकि उसको क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो क्या ऐसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चल सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके भी, क्योंकि हमने एक कंडीशन बताई थी कि भाई सेंट्रल एटम में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी वो रख सकता है, बट 8 तो मिनिमम चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहे, जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, उसको हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज देम टू फॉर्म बॉन्ड। तो हमने बोला था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या तो ये लोन पेयर को फिल करने में होंगे, तो पहले मैंने क्या कर दिया, सबको लोन पेयर सबका फिल कर दिया, लोन पेयर को एज अ लोन पेयर यूज कर लिया। बट नाउ वी सी दैट कि भाई सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अब ये लोन पेयर क्या होंगे, बॉन्ड बनाने में काम होंगे। तो इनको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में हम यूज कर सकते हैं। तो आगे की कहानी कैसे होगी, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा समझाते हैं। आगे की कहानी क्या है कि अब क्या होगा, ये जो एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, उसमें से एक उठ के क्या होगा आपका, ये वाला हमने कंसीडर नहीं किया था, ये एक उठ के क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपका क्या बन गए, 2 डबल बॉन्ड बन गया। तो अभी इसको इग्नोर करना है थोड़ी देर के लिए कि एक लोन पेयर मैंने यहाँ से उठाया, अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है। एक लोन पेयर उठाया तो डबल बॉन्ड बन गया, बट अभी भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें एक और लोन पेयर को क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा कार्बन को, ताकि वो क्या करे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो हमने एक और इसको असाइन कर दिया। नाउ द स्ट्रक्चर इज राइट। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सही है कि आपका क्या किया आपने, ये जो 2 लोन पेयर थे उनको यूटिलाइज कर लिया है टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट ऑफ द कार्बन। अब देखो, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन भी देखो 8 सेटिस्फाई कर रहा है, और हाइड्रोजन को तो सिर्फ 2 ही चाहिए। तो इस तरीके से सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर दी मॉलिक्यूल ऑफ HCN। तो इस तरीके से हमारे HCN की मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन कि कैसे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, किसको लोन पेयर असाइन करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पे आपके बॉन्ड बनने वाले, कहाँ नहीं बनेंगे। आई होप सो। लेट्स जस्ट सॉल्व मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास CO2 है। अगेन आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम चूज करना है। तो आपने सेंट्रल एटम किसे चूज किया, कार्बन को, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने कार्बन को सेंट्रल एटम माना, देन हमने ऑक्सीजन को दोनों तरफ असाइन कर दिया। फर्स्ट विल मेक, इसको एक बार गायब करके देख लेते हैं फिर बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को हमने सेंट्रल एटम माना और हमने क्या किया, एक एक ऑक्सीजन से उसको जोड़ दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से हम उसको जोड़ते हैं, राइट। अब आप क्या करोगे, क्यू निकालोगे। तो क्यू क्या होने वाला है इसके लिए, कार्बन के पास होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 + 6, और कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गया, तो ये हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, राइट। उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितने बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं आप देख पा रहे हो, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। 2 × 2 4 बॉन्ड पेयर, एंड आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दैट विल बी 16 - 4 विच इज 12। अब आपके पास 12 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन आप कैसे असाइन करोगे, आप सेंट्रल एटम को भी छोड़ दो, पहले आप क्या करो, जो कॉर्नर के एटम है उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो पहले मैं इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देती हूँ। 2 इसके पास हैं, इसको कितने चाहिए, 6 और चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इसके पास ऑलरेडी 2 हैं, इसको 6 और चाहिए, तो मैंने 6 इसको दे दिए। अब क्या मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा लोन पेयर में, नहीं, पूरे 12 मैंने क्या कर दिए, लोन पेयर इसको दे दिए हैं। तो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ये तो खुश हैं, अब बहुत खुश हैं। बट कार्बन क्या है, दुखी है भाई कि मेरा ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं हुआ है, मेरे पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और भाई वो सेंटर में है तो उसको फुल अटेंशन मिलनी चाहिए, नहीं चाहिए, तो यहाँ पे उसको अटेंशन देंगे और हम क्या करेंगे भाई, उसका लोन पेयर भी कंप्लीट करेंगे। सो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उठा के हमने यहाँ पे बॉन्ड कर दिया, और एक हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। तो अब इस तरीके से क्या हो गया, जो कार्बन है उसके क्या हो गए हैं,
कार्बन के आपके चारों बॉन्ड कोवैलेंसी 4 हो गई है, दैट मीन्स उसके पास टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ इट इज सेटिस्फाइड, अब वो हैप्पी है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। ऑल्सो एक और केस हो सकता था यहाँ पे क्या कि आप चाहो तो ये वाला बॉन्ड ना बन के, ये वाला लोन पेयर ना देके यहाँ से अगेन यहाँ से उठा के क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। सो इट माइट बी लाइक लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसे भी बन सकता है कि आपके ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और एक बन गया, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या होने वाला है, गड़बड़ा जाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम क्या हम यहाँ पे ये नहीं असाइन कर सकते थे, बट अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विच इज नॉट द केस। तो आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, कॉर्नर का एटम है, राइट। तो कॉर्नर का एटम होने की वजह से इट कैन नॉट एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ओनली कार्बन कैन एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, अगर हम चेक करें, सो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या होने वाला है कि कार्बन के साथ डबल डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, 2-2 बॉन्ड बना लिए, एंड हेंस द फाइनल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, ठीक है। इसके पास अभी भी दो लोन पेयर हैं, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और एक से उसने क्या, बाकी के 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या कर लिया है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। सो हेंस द लुईस डॉट स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। तो ये थे हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा है। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड सी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर दी चार्ज स्पीशीज या चार्ज मॉलिक्यूल, या आप कह सकते हो पॉलीएटॉमिक आयन जो होंगे उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ना जब हम छोटी क्लासेस में थे ना, 9th में थे, तो हमें ये नहीं समझ में आता था कि भाई चलो मेटल तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, नॉन मेटल उसको ले लेता है, बट नॉन मेटल अगर एक साथ कंबाइन करे तो कौन पॉजिटिव बनेगा, कौन नेगेटिव बनेगा, कि कौन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अच्छा, हमने तो पढ़ा है कि भाई नाइट्रोजन क्या कर सकता है, सिर्फ 3 ही वैलेंसी शो करता है, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन ही करता है, बट कुछ केसेस में आप देखो कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो कब पॉसिबल है। हमने देखा है कि नाइट्रोजन 5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी शो करता है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, कौन से केसेस हैं जहां पे हमें ये दिखेगा कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और अपना 5 को वैलेंसी शो कर रहा है, राइट। सो दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयन। ये पॉलीएटॉमिक आयन है जिनका फॉर्मेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेटल और नॉन मेटल में तो हमें बहुत क्लियरली चीजें समझ में आती हैं कि भाई मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, नॉन मेटल ने एक्सेप्ट कर लिया। अब पॉलीएटॉमिक आयन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को समझना होगा। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनियम आयन, जो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव टाइप ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन है। अगेन सिमिलर अप्रोच हम यहाँ पे रखने वाले हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम चूज करेंगे, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमने क्या चूज किया है, नाइट्रोजन को चूज किया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, तो हायर इन एटॉमिक नंबर, दिस इज द केस। तो हमने क्या कर लिया है, नाइट्रोजन को ले लिया है हमारा सेंट्रल एटम, राइट। अब हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो हमने उसके आसपास 4 हाइड्रोजन क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब चारों को क्या कर दिया, पहले एक बॉन्ड से अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये देख लेंगे कि कितना इसका चार्ज है, तो Q क्या है इसके पास, 5 प्लस कितने टोटल हाइड्रोजन के एटम में 4, और उसके सबके पास कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4। और इसके ऊपर एक चार्ज भी है, दैट इज पॉजिटिव आयन। तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना चार्ज है, 1, तो -1 हो जाएगा। तो दैट विल बी, सो योर आंसर विल बी 5 + 4 9 8। तो आपके पास कितने हो गए, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 8। देन आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 × 4 इट विल बी 8। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, आप दोनों को माइनस कर दोगे, और यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसका मतलब किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज आप देख सकते हो सबका क्या हो रहा है, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यस। हाइड्रोजन को तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, उसका डुप्लेट हो जाएगा, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसमें लोन पेयर की जरूरत है ही नहीं। नाउ पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे असाइन करना होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आप हमेशा असाइन करोगे किसको, सेंट्रल एटम को, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के पास हमेशा क्या जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो कॉर्नर एटम है, ठीक है, कॉर्नर एटम क्या कैरी करेंगे, आपका नेगेटिव चार्ज। तो कॉर्नर एटम विल कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड द सेंट्रल एटम विल कैरी द
पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को असाइन करेंगे। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो कि आया कैसे, तो देखो फॉर्मल चार्ज मैंने आपको बताया था, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो हर इंडिविजुअल एटम का, तो यू विल गेट टू नो जिसके फॉर्मल चार्ज की वैल्यू सबसे कम आएगी वहीं पे हम क्या करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट टू नो कि नाइट्रोजन के ऊपर ही क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकी सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, राइट। सो नाइट्रोजन विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज। इस केस में नाइट्रोजन क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू असाइन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया आपका, ये दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर दी NH4 या फिर आपका अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ये होने वाला है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया है ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ। ऑल राइट, सो अगेन आपको क्या करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को क्या करेंगे, क्योंकि वो लेस इन नंबर भी है, ठीक है, लेस इन नंबर है, तो हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम चूज करेंगे और बाकी 3 ऑक्सीजन उसके आसपास क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। नाउ सबसे क्या कर देंगे, पहले एक एक बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ये हमारा करना ही, मतलब हमें करना ही करना है कि सिंगल बॉन्ड तो सबके साथ बन ही जाएगा, राइट। अगेन लेट्स जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q हियर। सो Q विल बी 5 प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन आर हियर, 3 ऑक्सीजन विल कैरी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18। ऑल्सो यहाँ पे एक चार्ज भी है दैट इज -1। तो -1 चार्ज को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, दैट विल बी 1। सो इट विल बी 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 आपका क्या होने वाला है, 24, ठीक है। तो 24 आपके पास क्या आ गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। नाउ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी, कितने बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो इट विल बी 6, राइट। 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 into 3 आपका क्या हो जाएगा, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। नाउ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी, आपको क्या करना है, 24 - 6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन है, अब हम क्या करेंगे, अगेन सारे के सारे ऑक्सीजन एटम को क्या करेंगे, पहले कॉर्नर एटम को लोन पेयर असाइन करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मैंने इस ऑक्सीजन को दिया, 6 मैंने इस वाले ऑक्सीजन को दिया है और 6 ही इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किए, इस ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, सारे के सारे सेटिस्फाई हो गए, सारे ऑक्सीजन क्या हो गए, खुश हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। बट नाइट्रोजन फिर दुखी हो गया, क्यों भाई, क्योंकि उसके पास टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और चाहिए कितने उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी भी 2 की कमी है। तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऑक्सीजन से क्या करेंगे, एक लोन पेयर लेके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, या तो लोन पेयर की तरह यूज होगा या फिर इस लोन पेयर को हम यूज कर लेंगे टू फॉर्म द बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इस लोन पेयर को एज अ बॉन्ड यूज कर लिया है। सो नाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। कि आपका क्या हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन ये हो गए हैं और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, राइट। नाउ वन मोर थिंग कि माइनस चार्ज किस पे असाइन करें, क्योंकि माइनस चार्ज मैंने आपको बोला कि कॉर्नर एटम पे जाएगा, प्लस चार्ज हमेशा क्या होगा आपका सेंट्रल एटम पे जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा आपका कॉर्नर एटम पे। बट हियर अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है कि हम कौन से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भेजें, क्या इस वाले के पास भेजेंगे, इसके पास भेजेंगे या इसके पास भेजेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि भाई क्या किया जाए, किसको नेगेटिव चार्ज असाइन किया जाए, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या कैच है कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट डबल बॉन्ड बना रहा होगा, कोई एटम डबल बॉन्ड बना रहा होगा, वहाँ पे चार्ज क्या होने वाला है, फॉर्मल चार्ज इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। बट अगेन आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा एक बार, तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट दिस इज वन थिंग जो आप डायरेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल गेट टू नो कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, इट विल ऑलवेज गोइंग टू कैरी 0 चार्ज, मतलब उसके बाद कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होने वाला है। लेट्स से तो हम इन तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों के ऊपर क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज फॉर द फर्स्ट ऑक्सीजन क्या होने वाला है आपका, ये हमने फर्स्ट मानी है। अब फॉर्मल चार्ज के मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने फॉर द एटम। इस ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो कि इसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। उसके बाद माइनस कितने था, क्या था उसका कि उसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लोन पेयर अब कितना बचा, एक तो लोन पेयर इसने दे दिया है, इसके बाद 2 ही लोन पेयर बचे हैं, तो दिस इज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस
बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया आपका -2 6, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है 6 - 2 दैट इज 6 - 4। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, लेट्स जस्ट डू इट अगेन। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन है, नॉट यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो ये छोटी सी गड़बड़ हमने यहाँ पे कर दी है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल लिखने हैं तो 2 लोन पेयर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 4, ठीक है। 2 लोन पेयर में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस ये क्या था हमारा बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 - 4 - 2, तो ये क्या होगा 6 - 6, सो एज आई टोल्ड यू ये क्या आने वाला है 0, तो इसके बाद ऊपर चार्ज कितना है 0, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं देंगे हम, ठीक है। नाउ फॉर्मल चार्ज फॉर दी सेकेंड ऑक्सीजन, और अगर आप देखोगे सेकेंड और थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आने वाला है वो कुछ सेम आने वाला है, राइट। तो देख लेते हैं ये सेम आएगा तो क्या होगा। सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन, तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने वाले हैं। इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हो, उसके पास 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट। माइनस बॉन्ड पेयर में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओनली 2, 2 - 2, सो ये कितना हो जाएगा 6 से 6 हो गया आपका -1, तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा -1 चार्ज हो सकता है। सिमिलरली आप थर्ड वाले ऑक्सीजन का करोगे तो देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो इसके ऊपर भी -1 चार्ज होने वाला है। अब अगेन कंफ्यूजन हो गया कि भाई अब क्या करें, दोनों ही माइनस चार्ज क्या कर रहे हैं -1 चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो अब किसको असाइन करें, ठीक है। तो अब एक बार क्या कर लो सेंट्रल एटम का भी चार्ज निकाल लो, उससे क्या हो जाएगी थोड़ी कहानी आसान हो जाएगी। तो अब क्या करना है आप निकालो फोर्थ स्ट्रक्चर, हम इसको मान लेते हैं फोर्थ एटम, तो फॉर्मल चार्ज फॉर दी नाइट्रोजन कितना होने वाला है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं, 0 लोन पेयर है, राइट। माइनस बॉन्ड पेयर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया आपका 5 -4 विच इज +1। तो नाइट्रोजन के पास देखो सेंट्रल एटम के पास आपका +1 चार्ज भी आ गया, मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल एटम के पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये +1 हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ अगर इसके पास +1 चार्ज है और किसी भी एक ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली आपका क्या बचेगा एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बचेगा। ऑल्सो आप इसको और इसको भी कैंसिल कर सकते थे, ये ऐसा नहीं है कि हम इस वाले ऑक्सीजन को ही कैंसिल करने वाले हैं, तो दैट मीन्स इन दोनों में से किसी एक के ऊपर क्या होगा आपका चार्ज होगा -1, क्योंकि एक का चार्ज तो कैंसिल आउट हो रहा होगा नाइट्रोजन से। सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द NO3 नेगेटिव आयन। नाइट्रेट आयन का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होने वाला है। अब इसको थोड़ा सा ना अगेन मैं एक बार साफ सुथरे तरीके से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। तो साफ सुथरे तरीके से अगर हम बनाए तो ये क्या है कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं और इनमें से किसी एक ऑक्सीजन के पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे इसको शो करोगे, तो टोटल आपका क्या होगा ऐसे आप दिखा सकते हो कि टोटल उसके ऊपर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द नाइट्रेट आयन। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हम H3O, अब H3O आपको थोड़ा सा मैं होमवर्क में दे देती हूँ, ये वाला आपको खुद से बनाना है, बहुत इजी है, तो इसको ट्राई करना। हम जंप करते हैं हमारे फोर्थ स्ट्रक्चर में विच इज SO3 2 नेगेटिव, दैट इज सल्फाइट आयन। तो SO3 2 नेगेटिव आयन ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको स्टार मार्क भी कर लेना है। इसका स्ट्रक्चर में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। अब SO3 में हमारे पास क्या है S सल्फर है, तो सल्फर को हम सेंट्रल एटम लेंगे क्योंकि क्या है कि लेस इन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस इन नंबर हमने ले लिया, बाकी ऑक्सीजन को क्या कर दिया है असाइन कर दिया है इसके आसपास। नाउ अगेन सेम कहानी, एक एक बॉन्ड दे दो इसको, सबको एक एक बॉन्ड असाइन कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे अगेन वही सेम कहानी, इसका Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या होने वाली है 6 प्लस, क्योंकि 3 आपके पास ऑक्सीजन है दैट इज 18 और इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज है 2, तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे दैट इज 20 और ये हो गया 26 क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 6 एंड देन
द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी 26 माइनस 6 दैट इज 20। तो आपके पास कितने आ गए 20 इलेक्ट्रॉन है। तो 20 इलेक्ट्रॉन या तो एज अ बॉन्ड पेयर यूज होंगे, लोन पेयर यूज होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन जो कॉर्नर एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो ये मैंने 6 यहाँ असाइन कर दिए, 6 यहाँ असाइन कर दिए, ठीक है। ऑल्सो 6 मैंने क्या कर दिया, यहाँ असाइन कर दिए, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 18। अब बचे कितने, 2। तो 2 मैं क्या दे दूंगी, सल्फर को दे देती हूँ, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो सल्फर को दे दिया, राइट। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से क्या है, सही स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन के भी सारे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखा जाए तो भाई हमें ये सही स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। बट वही बात है, जो लगता है वो होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये लग तो रहा है कि भाई बहुत सही स्ट्रक्चर है, सही एकदम सब कुछ सेटिस्फाइड है, बट दिस इज नॉट द राइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हमें नेगेटिव साइन भी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी असाइन करना है। तो वाई इट इज नॉट राइट, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे सल्फर की कोवेलेंसी भी देखनी है। सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है, कोवेलेंसी मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन उसके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सल्फर के कितने बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, ठीक है। जबकि सल्फर की कोवेलेंसी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। कोवेलेंसी ऑफ सल्फर कैन बी, सी ऑफ सल्फर कैन बी 2 6 एंड 2 4 एंड 6। और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन तो उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम कोवेलेंसी आपकी जो ये नंबर है यही हो सकता है, मतलब आपकी मैक्सिमम 6 हो सकती है सल्फर की, या तो 4 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, इससे अदर कोई नंबर नहीं हो सकता। सो दैट इज वाई दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे सल्फर की कोवेलेंसी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अब हमें सल्फर की कोवेलेंसी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी करनी है तो एक क्या करेंगे, हम जो भी लोन पेयर है किसी भी एक ऑक्सीजन से लोन पेयर उठा लेंगे और उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो अब क्या हो गया, लेट्स से मैंने ये बना दिया आपका, ठीक है, ये बॉन्ड बना दिया। अब इस बॉन्ड को बनाने से क्या हो रहा है, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। बट इसकी कोवेलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 6। तो यहाँ पे अब जो कोवेलेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो कोवेलेंसी का भी फैक्टर ध्यान रखना है कि भाई आप ऑक्टेट तो कंप्लीट कर रहे हो, पर उसके साथ साथ कोवेलेंसी का फैक्टर भी आपको याद रखना है। अगर कोवेलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर स्ट्रक्चर गलत है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक लोन पेयर को एज अ बॉन्ड में कन्वर्ट किया, आपकी क्या हो गई, कोवेलेंसी सही हो गई कि 1 2 3 4 5 4 5 6, ये 6 हो गई उसकी कोवेलेंसी। नाउ इट इज ओके। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सही है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसकी वजह से ऑक्टेट रूल क्या हो गया, ऑक्टेट रूल इसका क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि कैपेसिटी कितनी होती है, 8 की होती है। तो सेंट्रल एटम लेकिन ऐसा कर सकता है ना। अगर यही बात जो हमने CO2 वाले स्ट्रक्चर में देखी थी कि हम उधर ऑक्सीजन को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं असाइन कर सकते थे, क्यों, क्योंकि उससे उसका जो ऑक्टेट रूल था वो डिससेटिस्फाई हो रहा था, वो एक्सपैंड हो रहा था, और ऑक्सीजन को वो अलाउड नहीं है, बिकॉज एट दैट टाइम वो क्या है, कॉर्नर एलिमेंट है। सो कॉर्नर एलिमेंट होने की वजह से आप ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते, बट सेंट्रल एटम कैन एक्सपैंड दी ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑल्सो एक चीज यहाँ पे मुझे याद आई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कभी सेंटर में नहीं ले सकते, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाइड्रोजन एक्शन कैन नेवर बी used at central atom can never be used as central atom, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है कि ऑक्सीजन को भी कभी आपको सेंटर में नहीं रखना है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि सल्फर की कोवेलेंसी मैच करने के लिए आपने क्या किया, एक लोन पेयर को असाइन कर दिया एज अ बॉन्ड में, उसको बॉन्ड बना दिया, जिससे उसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, बट इट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि एक्सपैंड हो सकता है। देयर आर एलिमेंट जो अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, एक्सपैंड कर सकते हैं। हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि जो हमने एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ ऑक्टेट देखी थी, राइट। सो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, बट ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो स्ट्रक्चर बनना है दैट इज ओके। तो अब हमारे पास सही स्ट्रक्चर आ गया है। अब हम इसको ये यहाँ से हटा देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, सही स्ट्रक्चर है। अब हमें क्या करना है, चार्ज को असाइन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई यहाँ पे तो चार्ज क्या होने वाला है, फॉर्मल चार्ज 0 होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना रही है तो फॉर्मल चार्ज विल बी गोइंग टू बी 0। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, राइट। तो बचा कितना आपके पास, और हमेशा सेंटर एटम पे क्या जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज बचे हैं, ठीक है, तो वो 2 नेगेटिव चार्ज कहाँ असाइन हो जाएंगे, इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर असाइन हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ, दिस इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर दी। सो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, ये भी सिंगल बॉन्ड O। अब इसके पास कितने लोन पेयर है, ये इसके पास 3 लोन पेयर है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 लोन पेयर है, ठीक है, बट इनके पास क्या है, एक एक नेगेटिव चार्ज भी है। सो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूरा स्ट्रक्चर बन के आ गया है फॉर दी सल्फाइड आयन। दिस इज योर सल्फाइड आयन स्ट्रक्चर। सो दिस इज हाउ वी मेक दी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कुछ ऐसे केसेस देखे गए जहाँ पे ऑक्टेट क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। सो आई होप ऑल द एग्जाम्पल्स आर क्लियर। नाउ यू कैन easily make the Lewis dot structure for all kind of molecules, और आपको अगर कोई polyatomic ion देते हैं it will be very easy. So let's just move forward now for the other topic. Move forward with the types of bond. तो अब हम पढ़ने वाले हैं types of bond, क्योंकि आपका हर बॉन्ड सेम तरीके से नहीं होता। हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, कुछ बॉन्ड आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, एंड देयर इज वन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड दैट विल स्टडी इन दिस लेक्चर ओनली। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई आयोनिक बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। सो हम थोड़ा तो जानते हैं इस टाइप के बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने थोड़ा सा अभी डिस्कस किया था कि भाई जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमने देखा था सोडियम ने जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया पॉजिटिव आयन बन गया, क्लोरीन ने जैसे इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिव आयन बन गया। इस तरीके से क्या हो गया, एक नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स के बीच में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, और वो क्या हो गया, जुड़ गए और एक मॉलिक्यूल बन गए। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड, और इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। सो इट इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल। अब जनरली मेटल जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की ऑन द अदर हैंड हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. So when transfer of electron take place from a metal to non-metal in order to obtain a fully valence shell for both the atoms, then it is known as ionic bond. तो हमारा fully filled shell मिल जाएगा हमें, मतलब octet rule भी वहाँ पे satisfy होगा. तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, और जैसे ही क्लोरीन के पास आया तो इनका क्या हो गया, ये हो गया स्टेबल. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, पहले ये दूर दूर थे, अब क्या हो जाएंगे, ये पास पास आ जाएंगे बाय शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन. तो नॉट शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, पूरी तरीके से इसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और दे कम क्लोजर एंड बिकम फ्लोरीन है यहाँ पे, फ्लोरीन ले लो या क्लोरीन ले लो, उनकी कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट की क्या होगी, सेम ही होगी. तो यहाँ पे नाइट्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा आपका, सोडियम फ्लोराइड आपका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट. तो इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है. आप देखोगे ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है. सो वेयर द आयंस फॉर्म्ड आर नोन एज आयनिक बॉन्ड. तो जहाँ पे आयन फॉर्म होंगे आयनिक बॉन्ड आपका कहलाएगा, ठीक है. अब की फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्या क्या की फैक्टर हैं, क्या चीज़ चाहिए हमें. सबसे पहले एज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम. जितना इजीली आप नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगे उतना इजीली आपका क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है. सेकेंड, अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इन दी आयनिक सॉलिड. तो ये दोनों क्या करते हैं, जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जुड़ेगा तो एक सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. दे विल फॉर्म अ क्रिस्टल, एक लैटिस की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे. इवन यू हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन क्लास 10 कि भाई ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में आपको मिलते हैं. तो सॉलिड फॉर्म में आपको ये मिलेगा जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होंगे, ठीक है. और दे विल अरेंज इन अ सॉलिड, और यू कैन से एक लैटिस फॉर्मेट बन जाएगी, एक लैटिस बन जाएगी, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या होंगे, अरेंज होंगे. हम पहले भी लैटिस के बारे में पढ़ चुके हैं. एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला यूनिट मास हमने निकाला था, याद करो थोड़ा सा. तो फॉर्मूला यूनिट मास में कैसा था कि भाई आपने NaCl के एक लैटिस में से एक मॉलिक्यूल निकाल लिया है, NaCl एक फॉर्मूला यूनिट निकाल ली है, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके पूरे लैटिस का फॉर्मूला बनाओ. लैटिस एक 3D या फिर आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ऑफ द मॉलिक्यूल विच डू नॉट एग्जिस्ट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल.
तो ऑक्सीजन जैसे सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बट NaCl या आयनिक कंपाउंड सिंगल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं एक लैटिस के स्ट्रक्चर में, एक 3D एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में, राइट। सो दे विल फॉर्म अ आयनिक सॉलिड। ऑल्सो हेयर अगर कोई मेटल है लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, ये क्या होगा प्रोसेस, हमेशा एंडोथर्मिक होने वाला है। बिकॉज आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन लूज करोगे दैट मीन्स यू विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी, देन ओनली इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ योर शेल। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, उसको आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले बाहर से उसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। सो व्हेनेवर इन अ प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। सो द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब्ड हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड ऑन द अदर हैंड जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे हम उसको। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कौन सी एनर्जी होती है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब वो प्रोसेस कैसा हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। सो इट कुड बी बोथ, इधर एंडोथर्मिक, और तो आप टोटल एनर्जी के हिसाब से देखोगे कि टोटल एनर्जी कितनी लूज हुई और कितनी गेन हुई। तो अगर आपने एनर्जी ज़्यादा लूज की है तो इट विल बिकम एक्सोथर्मिक, और अगर आपने टोटल एनर्जी गेन ज़्यादा की है, एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोसेस, देन इट विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो रिलीज एनर्जी ज़्यादा हुई तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। दैट्स वाई जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उस केस में आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है, बोथ द थिंग्स विल टेक प्लेस। टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी कि टोटल अमाउंट को आपने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई या ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, दोनों का सम करके जो भी वैल्यू आएगी, अगर एनर्जी रिलीज इज मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब, देन द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। If the energy absorbed is more than the energy released, it will known as the endothermic process. तो इस तरीके से आप डिफाइन करोगे, it could be both. So when these two combine, ये बनेगा positive ion, ये बनेगा negative ion. Negative positive ion when combined, they will become a compound, जो कि क्या होगा आपका solid state में आपको मिलने वाला है. So this type of compound is known as ionic compound, or the bond that is present between these element is known as ionic bond. तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो हमें फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में हेल्प करेंगे, जो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका लैटिस का स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपको लैटिस मिलेगी, सोडियम और क्लोरीन NaCl की एक ऐसे लैटिस बनती है, जहाँ पे सोडियम ये रहा आपका और क्लोरीन है आपके ग्रीन वाले एटम। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्या है आपके, सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़े हैं और एक पूरा 3D ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दिस इज नोन एज द लैटिस, राइट। सो Na आयनाइजेशन एंथैल्पी की कुछ है और क्लोरीन की कुछ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई है, तो इससे हमें पता चल जाएगा प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ऑल्सो एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन फॉर NaCl इज दिस। तो NaCl की एंथैल्पी कितनी होती है, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी यूज हुई, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो ये होगी आपकी इतनी एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी बाहर से दे दोगे तो ये लैटिस क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आपको NaCl का क्रिस्टल ब्रेक करना है तो आपको इतनी एनर्जी इसके इक्वल या इससे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, सो दैट दिस लैटिस विल ब्रेक। तो अभी क्या है, इस पर्टिकुलर लैटिस की एनर्जी होगी आपकी इतनी, ये है आपकी 1 मोल सोडियम का जो क्रिस्टल है उससे जो लैटिस बना है उसकी एनर्जी है इतनी। ठीक है, crystal structure gets stabilized due to the energy released in the formation of the crystal lattice. तो ये क्रिस्टल स्टेबलाइज कैसे होगा कि जब क्रिस्टल बनेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज भी होगी, उस एनर्जी के रिलीज होने से क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जो ज़्यादा हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होंगे वो रिलीज हो जाएंगे एनर्जी की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, आपका क्रिस्टल स्टेबलाइज हो जाएगा, एक पर्टिकुलर आपका सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएगा। सॉलिड के लिए आपकी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल आपके बहुत पास होते हैं, या आपके जो एटम है वो बहुत पास होंगे। अगर पास होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाएगी, जब आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, जब ये ज्वाइन कर रहे होंगे, जब NaCl पास आ रहे होंगे, धीरे धीरे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एंड ड्यू टू दैट अ लैटिस इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक क्रिस्टल की फॉर्म में लैटिस आपका बन जाएगा, राइट। नाउ व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। तो जैसा कि हम जान रहे थे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट
1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट, कि भाई एक जो सॉलिड NaCl का क्रिस्टल है उसको कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए अगर हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लें, जैसे हम कुछ मास लेंगे तो हम 1 मोल ले लेते हैं उसका मास ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। तो हम किसी भी क्रिस्टल का 1 मोल मास अगर ले लें, उसको कंप्लीटली ब्रेक करने के लिए सारे मॉलिक्यूल सारे एटम क्या हो जाएं, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएं, वो करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ब्रेक और सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट। गैसियस मतलब जैसे गैस के पार्टिकल अलग अलग होते हैं ना, सारे अलग अलग घूम रहे होते हैं, तो उस फॉर्म में Na को अलग कर दिया, सारे Cls को अलग कर दिया, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज नोन योर लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो ये देखो ये आपका था एक लैटिस है, अभी कंप्लीटली इसको ब्रेक करने के लिए ये मान लो 1 मोल क्या है आपका आयनिक कंपाउंड है, इसको कंप्लीटली मैंने क्या कर दिया, एक एक मॉलिक्यूल में एक एक एटम में कन्वर्ट कर दिया। सो जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ी यहाँ पे दैट इज नोन एज दी लैटिस एंथैल्पी। तो ये क्या हो जाएगी आपके एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ताकि इसको पूरा सेग्रीगेट कर दे, एकदम बिखेर दें सारी बॉल्स, जैसे बॉल्स की फॉर्म में ना सारी बॉल्स को आपने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, दैन दिट इज नोन एज द लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो डायग्राम्स आपको ये पिक्चर से काफ़ी क्लैरिटी आ रही होगी कि भाई क्या होने वाला है ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि हमने एक टाइप का बॉन्ड और पढ़ा था कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे आपके पास, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे। सो कोवेलेंट बॉन्ड आर दी इट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दी एटम। ये हम समझ चुके हैं कि भाई कुछ जगहों पे ट्रांसफर होता है तो कुछ जगहों पे शेयरिंग होती है। भाई रामू शामू वाली कहानी कि रामू शामू दोनों के पास क्या था 50-50% पैसे थे, दोनों को साइकिल चाहिए थी, दोनों ने अपने पैसे क्या किए, शेयर किए और साइकिल ले ली। अब साइकिल दोनों की क्या है, इक्वल इक्वल है, दोनों का क्या है उस पर इक्वल राइट है। तो इस तरीके से अगर आप क्लोरीन एटम को देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ दी आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे क्या है क्लोरीन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, आर्गन के पास क्या होता है पूरा फुल्ली फिल्ड शेल होता है, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये रहे क्लोरीन के 2 एटम, अगर हम इन दोनों के एटम को जोड़ दें तो दोनों के पास 1-1 की कमी थी, दोनों ने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, रामू श्यामू हो गए, रामू के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की, दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली और क्या हो गए, खुश हो गए, स्टेबल हो गए और क्या बना लिया इन्होंने, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये शेयरिंग हो रखी है, अब ये किसी एक का नहीं है, कंप्लीटली शेयरिंग है, दोनों का बराबर इस पे हिस्सा है एंड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया एंड इट बिकम अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, क्लोरीन मॉलिक्यूल आ गया है, स्टेबल भी है ये देखो क्योंकि ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ऑल्सो इफ 2 एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करो, मतलब एक इधर से आया और एक इधर से आया, तो क्या होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया, तो कितना पेयर बना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुए हैं, शेयर हुए। 1 पेयर का मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के आपस में क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। सो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपका कोई ऐसा कंडीशन है, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दी एटम्स। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे बॉन्ड कैसे बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, सारे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सिंगल बॉन्ड बने। फिर ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तो आप फिर क्या शेयरिंग कर रहे हो, आप तो 0 शेयरिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो। तो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन देना तो ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वो है, कैपेसिटी है, बट वो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और ज़्यादा कर सकता है, अगर उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी तो वो ज़्यादा कर सकता है। तो इस तरीके से मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको शेयर करना ही होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रही है, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है दोनों जगह, और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बन गया आपका मॉलिक्यूल H2O। यहाँ पे क्या बना है आपका CH4 विच इज नोन एज मीथेन। देन the combining atom attain the outer shell noble gas configuration as a result of the sharing of electron। तो हमें पता है कि भाई शेयरिंग के बाद जो आउटर शेल है वो आपका क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है, दैट्स वाई इट इज स्टेबल।
थर्ड एंड नाउ जैसे कि हमने बोला कि अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो क्या बनाओगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही अगर आपने दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, सो व्हेन इफ टू एटम शेयर टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसको क्या बोलेंगे, टू डबल कोवेलेंट। अब यहाँ पे देखो दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कार्बन ने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखे हैं और ऑक्सीजन ने भी अपने दो दो इलेक्ट्रॉन क्या रखे हैं, शेयरिंग में रखे हैं। तो दोनों जगह क्या बनना है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो वो हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, दो से ज़्यादा कर सकते हो कि अगर कोई टू एटम शेयर टू पेयर ऑफ, अच्छा अभी भी टू कोवेलेंट बॉन्ड वाला डबल कोवेलेंट वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी देखो ये क्या कर रहा है आपका, इधर तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बट इन दोनों में क्या कर रहा है, वो आपस में भी कर सकते हैं। दो से मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन अपने ही एटम से क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है और डबल बॉन्ड भी बना सकता है। दैट इज वाई इट इज़ वेरी फेमस, क्योंकि उसकी टेट्रावैलेंसी है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है विद कार्बन एटम, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, तो आप सेम एटम के साथ भी डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो। तो ये भी क्या हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। देन अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे क्या हुआ है, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमने HCN का स्ट्रक्चर भी पहले समझा था। यहाँ पे देख लेते हैं कि कार्बन क्या कर रहा है, अब ये देखो तीन इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है, एक जगह ये एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा था। फिर हमने देखा कि अभी लास्ट एग्जाम्पल में दो दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है कार्बन के साथ। अब कार्बन आपस में तीन इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, इसने अपने तीन इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिए, राइट। बाकी का बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बना रहा है। तो ये क्या बन रहा है आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइन बोलेंगे। सो दिस इज इथाइन C2H2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपकी हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी क्या करेगा, नाइट्रोजन का जब मॉलिक्यूल बनता है तो वो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। सो नाइट्रोजन ऑल्सो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 molecule is also the result of the triple bond, or you can say the three electron pair share here, that's why nitrogen molecule is formed, right. So ये था हमारा पूरा आपका कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेंगे, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आप एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हो, एटलीस्ट एक तो करना ही पड़ेगा टू पार्टिसिपेट इन द कोवेलेंट बॉन्ड, टू मेक द कोवेलेंट बॉन्ड। दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आप तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो एट अ टाइम, और मिनिमम आपको वन इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, एंड दैट्स हाउ यू विल बिकम अ कोवेलेंट बॉन्ड। और आपके अंदर क्या आ जाएंगे, देन यू विल कॉल्ड एज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कैसा कंपाउंड है, कैसा मॉलिक्यूल है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर होने वाले हैं। सो दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये रहा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। All right, okay, I hope this is clear for everyone. Now let us move for the third type of bond which you have not studied or not heard about it. So this is our new category which is known as coordinate bond. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ coordination से related है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ coordination चल रहा है किसी न किसी फॉर्मेट में। तो coordination वर्ड का क्या मतलब है, आप सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, कि आप कोई बंदा है जिसको दिक्कत है या जो नया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको क्या करो, थोड़ा कोऑर्डिनेशन करो, उसके साथ सपोर्ट सिस्टम दिखा रहे हो। तो वैसा ही कुछ बॉन्ड भी है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब ये कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड। तो हम आयनिक बॉन्ड पहले पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी हम पहले से जानते हैं। दिस इज नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ बॉन्ड, राइट। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अब एक्चुअली ये है किस टाइप का बॉन्ड, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर आप कह सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, थोड़ा मिक्सचर होंगी ऑफ द आयनिक एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ टू सेंटर मतलब दो यहाँ पे सेंटर एटम होने वाले हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी हम केमिकल्स या कंपाउंड बना रहे थे, चाहे कोवेलेंट हो आयनिक हो, उसमें कोई एक सेंटर होता था, मतलब कोई एक ही मेटल इन्वॉल्व होता था, बाकी सारे क्या है नॉन मेटल। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा आपको मेटल्स दिखाई देने वाले हैं। तो टू सेंटर का मतलब क्या हो गया कि सेंटर में हमेशा आपका मेटल होता है। तो अगर आपको एक से ज़्यादा मेटल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट होने के चांसेस हैं। ऑल्सो टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड इन विच टू इलेक्ट्रॉन डिराइव फ्रॉम द सेम एटम। अब यहाँ इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगी।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सिनेरियो। यहाँ पे एक ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ए ने क्या किया है, एक्स के साथ कुछ बॉन्ड बना रखा है, तो ऑलरेडी ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है विद द एक्स एलिमेंट। तो ये एक ए मेटल है जो क्या कर रहा है, आपका एक्स एलिमेंट के साथ कंबाइन करा हुआ है बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ देखो उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं इस एक्स के साथ। अब देखो उसके एक एक इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, उसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स एलिमेंट के साथ बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में, पर उसके पास अभी भी क्या बचे हैं, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर है, 1 पेयर। अब ये पेयर कैसा है, ये खाली है, इसका कोई काम नहीं है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, ना कोई यहाँ पे पेयरिंग में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज नोन एज 1 लोन पेयर। इसको क्या बोलेंगे, 1 लोन पेयर। तो अभी ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो क्या कर सकते हैं, अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर फ्री। ओके, तो क्या होगा, लेट्स से ऑन द अदर साइड एक एलिमेंट आया जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए। 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या होगा, उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। या एक भी नहीं तो आप कह सकते हो उसका कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इसके साथ शेयर कर देगा। डोनेट नहीं कर रहा है, दे नहीं रहा है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं दे रहा है कि ट्रांसफर कर देगा, बट ये डोनेट कर देगा, शेयर कर देगा कि भाई हाँ ठीक है, तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जो अभी किसी काम में नहीं आ रहे हैं, जो किसी भी शेयरिंग में आपके क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करें, जो क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेगा तो आप क्या कर दोगे, उसको शेयर कर दोगे बी एटम के साथ और बी आयन के साथ, एंड देन दिस इज हाउ दिस बिकम डोनर एंड दिस बिकम एक्सेप्टर, कि एक ही जगह से क्या हो रहा है, सारी शेयरिंग हो रही है। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको रामू शामू का एग्जांपल दिया था कि भाई रामू के पास 50 रुपीज़ थे, शामू के पास 50 रुपीज़ थे, या 5000 रुपीज़ है, दोनों ने मिला के क्या कर ली, 10,000 की साइकिल खरीद ली। दोनों ने इक्वल हिस्सा दिया कि भाई जितना रामू ने दिया उतना ही पैसा शामू ने दिया। बट रामू शामू क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दिन क्या हुआ, दोनों गए साइकिल से घूम रहे हैं, दोनों साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, उनको आइसक्रीम का ठेला दिखा। अब क्या था, इस दिन आइसक्रीम थी 10 रुपये की, बट इस बार शामू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, उसके पास 0 पैसे थे, बट रामू के पास क्या थे, 10 रुपये थे। तो उसने क्या किया, अरे कोई बात नहीं दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरा दोस्त था तो तुझे किस बात की चिंता है। उसने क्या किया, वो 10 रुपये से दे के आइसक्रीम ले ली और उसको शेयर किया किसके साथ, शामू के साथ भी। अगर देखा जाए तो वो तो रामू के पैसे से आई है, रामू उसको पूरा खा सकता था क्योंकि, लेकिन वो उसका दोस्त था, वो क्या है, थोड़ा सा सपोर्टिव है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है अपने दोस्त के साथ कि चलो ठीक है, आज मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं है तो आज मैं तुझे अपने पैसों से आइसक्रीम खिला देता हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर कभी उसके पास नहीं है तो शामू उसको खिला देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, शेयरिंग की, यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, दोनों क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बट पैसा किसका गया है, सिर्फ रामू का। इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड में जो आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है, जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो एक तरफ से दूसरी तरफ डोनेट हुआ, इसने कंप्लीटली इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, इसको डोनेट कर दिए हैं टू शेयर करने के लिए कि हाँ भाई चल शेयर कर लेते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ले ले, तो ये बन गया डोनर और ये बन गया एक्सेप्टर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि भाई आपके पास कोई नया एम्प्लॉय आया है तो आपने क्या कर दिया, उसको अपना थोड़ा नॉलेज दे दिया, अपना लैपटॉप दे दिया, उसे समझा दिया काम कैसे करना है, इस तरीके से आपने क्या किया, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेंगे, जब कोई एक ही एलिमेंट क्या करे, अपने शेयरिंग में पार्टिसिपेट करे। जैसे कोवेलेंसी में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग दोनों तरफ से हो रही है, यहाँ पे ऑर्बिटल तो सेम रहेगा, दोनों का शेयर्ड है, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, सिर्फ एक साइड से आया है, एक ही तरफ से डोनेट हुआ है, दूसरे वाले ने सिर्फ रिसीव किया है, दूसरे वाले की तरफ से कोई भी इलेक्ट्रॉन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो व्हेन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम वन साइड ओनली, एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको हम क्या बोलेंगे, डेटिव बॉन्ड्स वी विल कॉल देम, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब इसको एक बार रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे एक बार अज्यूम कर लेते कि कैसे, कौन से एलिमेंट्स में आपको ये दिखाई देगा। तो जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कुछ ऐसा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, इट हैज़ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उसके क्या हैं, बिजी हैं टू मेक बॉन्ड विद हाइड्रोजन, वो ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ गया। हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन प्लस का मतलब क्या है
कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है उसका ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन को उसने क्या बोला कि भाई अपना शेयर कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, वो दयालु है, थोड़ा डोनर है, तो उसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहा है और एक तरीके से आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, इसको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपका इस फॉर्मेट में क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। और टोटल क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, वो तो इसकी वजह से आया, टोटल पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया आपका, हाइड्रोजन की वजह से। तो हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन ने उसके पास जो एक लोन पेयर था, दिस इज 1 लोन पेयर, ये क्या है आपका लोन पेयर, मतलब खाली है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसने बोला चलो इसको यूज़ में ले लेते हैं, हाइड्रोजन को दे देते हैं, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाएगा, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट, मेरा तो ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट हो ही रखा था। तो इस तरीके से क्या बन गया, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये क्या बन गया आपका NH4 आयन, अमोनियम आयन जिसको आप जानते हो NH4+। तो दिस इज हाउ अमोनियम आयन हैज़ बीन फॉर्म। तो इस तरीके के आयन कैसे फॉर्म होंगे, कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, अमोनिया ब्रोमो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपका कैसे बनेगा। तो यहाँ पे अमोनिया एक आपका मॉलिक्यूल है, अमोनिया में क्या होगा आपका, नाइट्रोजन ने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर रखा है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या है, एज अ लोन पेयर यहाँ पे काम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं। और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें 3 फ्लोरीन है, इसने क्या किया है, बोरॉन ने अपने 3 क्या किया है, तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ शेयर कर रखा है। अब उसके पास क्या है, खाली है पूरा, राइट, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, BF3 तो इसने बना लिया है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी फ्लोरीन तो सेटिस्फाई हो गया, बट और नाइट्रोजन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, टोटल 8 हैं। बट ये जो है बोरॉन जो है उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर उसको बाहर से, अभी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से 2 और मिल जाएं, किसी का शेयरिंग हो जाएगा बाहर से, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ नाइट्रोजन विल डू व्हाट, नाइट्रोजन अपना क्या करेगा, ये क्योंकि दयालु है तो ये अपना वो जो लोन पेयर था, जो किसी काम का नहीं था, जो खाली पड़ा था, उसको शेयर कर लेगा किसके साथ, बोरॉन के साथ, एंड हेंस दे विल जॉइन टुगेदर और आपका ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही तरफ से आपका क्या हो रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज हाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर फॉर्म्ड, राइट। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थोड़ा सा इनको प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज समझी कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उनका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड विद द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उनके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक है, क्योंकि भाई किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, अगर कभी गुस्सा आ गया अगर किसी भी एटम को, तो वो क्या कर लेगा, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, चला जाएगा और उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्या है, वीक टाइप ऑफ बॉन्ड है। सो दीज टाइप ऑफ बॉन्ड आर वेरी वीक, उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इट इज़ वेरी वीक। नाउ व्हाट इन विच स्टेट दे लाई इन गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो जब भी ऐसे कंपाउंड बनेंगे, या तो वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे या गैसियस में होंगे। अगर सॉलिड में होते तो इससे पता चल जाता है कि सॉलिड वाले क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तभी तो इतना हार्ड स्ट्रक्चर उसका बनेगा। बॉन्ड जब अगर आपका वो होगा हार्ड, अगर स्ट्रक्चर हार्ड है या सॉलिड है, इसका मतलब बॉन्ड भी क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। गैशियस है तो इसका मतलब वीक बॉन्ड है, लिक्विड में भी काफ़ी वीक बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से दे कैरी अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड एग्जिस्ट इन द गैशियस एंड लिक्विड फॉर्म। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हम कंपैरिजन करें तीनों टाइप के बॉन्ड में, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, आयनिक बॉन्ड का, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड देन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो मेल्टिंग बॉइलिंग बॉन्ड होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, थोड़ा मिडिल मॉडरेट होगा, सबसे ज़्यादा होगा आयनिक बॉन्ड का, राइट। देन दे आर ओनली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ठीक है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही आपके क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे या उनके साथ ही सॉल्युबल होंगे। अदरवाइज पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ऐसे दो एटम आमने सामने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लो, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है, ऑल्दो ऑक्सीजन की स्लाइटली ज़्यादा है,
बट ऑलमोस्ट क्या हो गई, बराबर हो गई है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर सोचो इसको छोड़ो, नॉट दिस, यहाँ पे तो डिफरेंस है, हम कार्बन और हाइड्रोजन को मान लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, बराबर ही होती है, बराबर ही समझो। या फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की भी क्या होगी, बराबर। कार्बन और फॉस्फोरस, इन तीनों के आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो जब भी ये सारे एलिमेंट मिलकर कोई बॉन्ड बनाएंगे तो वो टाइप का कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड। दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है इन दोनों के। अगर मान लो CH4 बनता है, CH4 टाइप ऑफ कंपाउंड है, तो ये कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब यहाँ पे किसी भी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, शेयर्ड रहेंगे, किसी भी एक साइड क्या हो रहेंगे, वो खिंचे हुए नहीं रहेंगे। वाई, बिकॉज अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा कि भाई तू इधर आके रहे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब बराबरी वाले लोग हो जाएंगे, जब बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बीच में रहेगा, शेयर्ड रहेगा, किसी भी एक तरफ क्या होगा, खिंचा हुआ नहीं रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज नॉन पोलर। तो बेंजीन भी आपका क्या है, उसी में से एक टाइप है। तो बेंजीन जो बनेगा C6H6, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग आपने देखी होगी C6H6, तो ये आपका क्या होगा, पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और दे विल बी सॉल्युबल इन दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स ओनली, राइट। देन एग्जिबिट आइसोमेरिज्म ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोमेरिज्म भी शो होगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे कि ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C2H4, नॉट C4H10, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया C4H10। C4H10 के आपके क्या हैं, आपके दो स्ट्रक्चर फॉल, एक N ब्यूटेन और आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा आइसोब्यूटेन। तो जिसमें आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करे सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला में, उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो दीज काइंड ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, और उनका ड्यू टू देयर डायरेक्शनल नेचर, उनकी डायरेक्शन चेंज जाएगी तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड दैट्स हाउ these are the few property of the coordinate compounds. So now we are done with the type of bond and we have understood the type of bond. So I hope everything is clear. केमिकल बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे होती है, ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होता है, क्या उसकी लिमिटेशन है, देन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स वी हैव स्टडीड। तो अभी हमने बहुत ही ओवरव्यू स्टडी की है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, कि भाई बॉन्डिंग होती कैसे है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। अभी बहुत सारी थ्योरीज आनी बाकी हैं, बहुत सारा कुछ डिटेल में डिस्कस होना ज़रूरी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन और आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे मेंशन कर सकते हो, आई विल रिप्लाई फॉर ऑल योर डाउट्स। घबराना नहीं है, पेपर आने वाला है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है, सारी चीज़ों को रिवाइज करना है टाइमली, और जैसे जैसे आपकी वीडियोज़ आती जा रही हैं उसको आप पढ़ते जाओ। और कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम पे डाल सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। हम कल या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊँगी ऑफ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टे ट्यून विद बडी एजुकेशन। आपको टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट चेक करती रहनी है कि आपकी केमिस्ट्री की कौन कौन सी वीडियोज़ आ गई हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 या कब आपके आने वाले हैं। सो आपको रेगुलरली थोड़ा सा अपडेटेड रहना है, थोड़ा प्रोएक्टिव रहना है अभी, क्योंकि केमिस्ट्री की वीडियोस थोड़ा सा आपका नंबर ऑफ केमिस्ट्री की वीडियोस इंक्रीज हो गई हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून विद अस। आई होप you all have understood the class. Now I will see you in my next lecture. Till then, study hard. Bye bye. Good night, everyone.